नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र और मार्गदर्शक राजेश शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका एसएससी अभिनय मैथ्स के चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत ही गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। गंभीर मुद्दे का मतलब ये मत समझिएगा कि मेरे चेहरे का हाव भाव गंभीर है इसलिए मैं कह रहा हूं गंभीर मुद्दा इसलिए गंभीर मानता हूं क्योंकि आप आज एक ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां आपने लाखों ऐसे अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ा है जो आपके कंपटीटर थे। आपने टीयर 1 परीक्षा दे दी है और अब आप आश्वस्त हैं कि आप टीयर 2 में शामिल होने जा रहे हैं। तो मुख्य परीक्षा नाम से ही स्पष्ट पता चल जाता है कि इसकी गंभीरता क्या होगी। दरअसल किसी भी परीक्षा में जब कई चरण होते हैं, खासकर मैं एसएससी की बात करूं, इस वर्ष से एक नए पाठ्यक्रम के अनुरूप, एक नई कार्य योजना के अनुरूप आपकी परीक्षा होने जा रही है। पहले यूपीएससी में आप अक्सर सुना करते थे प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, फिर मेंस का एग्जाम हुआ, फिर इंटरव्यू का फेज आया। लेकिन अब सिविल सर्विसेज की तरह ही एसएससी के एग्जाम में भी आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मेंस का जो पैटर्न है वो बहुत महत्वपूर्ण हो चुका है। और महत्वपूर्ण इस नजरिए से हो चुका है कि जो आपका टीयर 1 का एग्जाम हुआ, जो आपका प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ, वो क्वालिफाइंग है। ऐसा एसएससी में पहले नहीं था। वो इस साल से ही हुआ कि आपने जो टीयर 1 का एग्जाम दिया वो क्वालिफाइंग है। आप उसे केवल क्वालिफाई करके आगे बढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जाम होता था। एक बात में लेकिन फर्क जरूर है कि यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा होती है वो सब्जेक्टिव नेचर में होती है, लेकिन आपकी जो मुख्य परीक्षा होने जा रही है, जो आपका टीयर 2 एग्जाम होने जा रहा है, वो बिल्कुल टीयर 1 की तरह ही ऑब्जेक्टिव नेचर में। खासकर मैं आज जिस सेगमेंट पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं, जीएस की बात करूं, तो जीएस में प्रश्नों की संख्या के लिहाज से भी वही सारी चीजें। 25 प्रश्न आपने टीयर 1 में हल किए, वही 25 प्रश्न आपको यहां टीयर 2 में भी मिलेंगे। पाठ्यक्रम भी अमूमन लगभग वही रहेगा। लेकिन फिर भी यह मुद्दा गंभीर इसलिए है क्योंकि आपने, मैंने कहा, लाखों अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ा और फिर आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे हैं जहां आप एक भी गलती नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि कुछ रणनीतिक बदलाव है, कुछ आपको स्ट्रेटजी पर ध्यान देना होगा, कुछ आपको अपनी कार्य योजना पर ध्यान देना होगा और यह समझना होगा कि अब टीयर 1 से शैली कैसे बदल जाएगी। आप खुद ही नोटिस कर सकते हैं कि टीयर 1 एग्जाम में अगर आप एक प्रश्न हल करते थे, सही हो जाता था तो आपको 2 अंक मिलते थे, गलत हो गया तो नेगेटिव मार्किंग क्या थी। अब जो आप मुख्य परीक्षा दे रहे होंगे, टीयर 2 एग्जाम दे रहे होंगे, तो उसमें वही प्रश्न 3 अंकों का है, वेटेज भी बढ़ गया। 75 मार्क्स का सेगमेंट आपका जीएस है, जिसमें 25 प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव नेचर में ही, और प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। तो ऐसे लिहाज से अगर देखा जाए तो आपको अपनी एक ऐसी रणनीति बनानी होगी, एक ऐसी कार्य योजना तैयार करनी होगी जिससे कोई भी गलती की गुंजाइश ना रहे। तो आज का जो ये सेशन होने जा रहा है, जैसा आप देख ही रहे होंगे, लिखा है हाउ टू प्रिपेयर जीएस फॉर सीजीएल मेंस टीयर 2 2022। यानी आज का ये सेशन ही इस बात के लिए रखा गया है कि बच्चों, आपको बताया जा सके कि आप जीएस की तैयारी कैसे करें, जीएस में किस रणनीति के साथ अब आगे बढ़ा जाए जिससे हम लोग बेहतर से बेहतर अंक ला सकें जीएस में। और जो 75 मार्क्स आपके पेपर का एक हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उसमें हम कम से कम 60 प्लस कैसे स्कोर कर पाए। तो आज का जो ये सेशन होने वाला है, ये आपके लिए स्ट्रैटेजी सेशन है। रणनीतिक परिचर्चा मैंने आपके साथ रखी है, जिसमें मैं आपको जीएस को लेकर के कुछ कार्य योजना बताऊंगा और अपनी भी कार्य योजना स्पष्ट करूंगा कि 19 तारीख से जो आप सबके लिए मैं बैच स्टार्ट कर रहा हूं, उसमें मेरी क्या कार्य योजना आपके लिए रहेगी। देखिए, किसी भी परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों की कुछ विशिष्ट पहचान होती है। ऐसा नहीं है कि उनके शारीरिक हाव भाव में कोई विशिष्टता होती है, ऐसा नहीं है कि उनके रूप रंग में कोई विशिष्टता होती है। वो बिल्कुल हम आप जैसे बहुत साधारण लोग ही होते हैं। बस अंतर इस बात का होता है कि उनकी कार्यशैली बहुत बेहतर होती है, बहुत अनुशासित होती है, बहुत रणनीतिक तरीके से काम करते हैं और जो रणनीति वो बनाते हैं उस पर अमल करते हैं।
यही दो काम आप सभी बच्चों को भी करना है कि अब आपको एक रणनीति तैयार करनी है, कि स्ट्रैटेजी बनानी है और उस स्ट्रैटेजी पर अमल करना, उसे एग्जीक्यूट करना। ऐसा ना हो कि कागज पर तो आपने प्लान बहुत अच्छा तैयार किया लेकिन वो प्लान कभी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, तब भी आप सफल नहीं होंगे। और ऐसा भी ना हो कि आप मेहनत खूब करें, परिश्रम खूब करें, अथक परिश्रम करें, लेकिन रणनीतिक रूप से कुछ गलतियां कर जाएं जिसके कारण पता चले कि परीक्षा में आपको विफलता या निराशा हाथ लगी। तो इन सभी बातों के संदर्भ में ही आज का ये स्ट्रैटेजी सेशन मैं लेकर आगे बढ़ूंगा। मैं रणनीतिक परिचर्चा पर आगे बात करूं उससे पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि किसी भी एग्जाम को फेस करने से पहले या उसको जो उसकी बाधाएं हैं, जो उसमें परीक्षा के चरण हैं, उसको पार करने के लिए, उसे पास करने के लिए हम जब कोई रणनीति तैयार करते हैं तो सबसे पहले यह देखते हैं कि उस परीक्षा की योजना क्या, स्कीम क्या, एग्जाम का पैटर्न क्या है एग्जाम का। तो अब आप मुख्य परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी अभ्यर्थी, आप सभी कैंडिडेट इस बात को लेकर बहुत अच्छे से अवेयर हैं कि आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है। फिर भी मैं चाहूंगा एक बार फिर से उन सब बिंदुओं पर ध्यान दिया जाए जो बहुत अहम बिंदु हैं और उस पर एक नजर डालने के बाद तब देखा जाए हमारी क्या रणनीति रहनी चाहिए मुख्य परीक्षा की तैयारी को लेकर। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आगे। देखिए, इसमें सबसे पहले तो जब आप ऑफिशियल साइट पर जाते हैं, एसएससी की ऑफिशियल साइट पर जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था टीयर 1 एग्जाम से पहले, तो उसी समय आपने यहां पर कुछ चीजें देखी होंगी कि आपके परीक्षा की प्रणाली में क्या क्या बदलाव किया गया। खासकर जैसे ही ऑफिशियल साइट पर आप जाते हैं, आपको यहां पर ssc.nic.in की मैं बात कर रहा हूं, जब आप इस पर जाते हैं तो सबसे पहले आप यही नोटिस करते हैं कि टीयर 2 एग्जामिनेशन की स्कीम में किस तरह से नई चीजें इंट्रोड्यूस कर दी गई। अब मैं टीयर 1 की बात इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि आप उस परीक्षा के दौर से गुजर चुके, उससे आगे बढ़ चुके, आपने एक बाधा पार कर ली है, अब आप अगले चरण की तरफ है, यानी आप कह सकते हैं कि आपने सेमीफाइनल मैच जीत लिया। और जो मैच आप अभी तक खेल रहे थे वो अपने आप में इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि वहां पर अभ्यर्थियों की संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन आपने एक सफलता तो अर्जित ही की है कि आपने टीयर 1 एग्जाम क्वालिफाई करने में अपने आप को आश्वस्त कर लिया। आप सब परीक्षा दे चुके हैं तो अब आपको अंदाजा लग गया कि हम टीयर 2 देने जा रहे हैं, और तभी तो आपका यह सीरियस कंसर्न है कि सर हम आगे क्या करें। तो मैं आगे क्या करें पर बात करूं उससे पहले एक बार यह बताना चाहूंगा कि कमीशन क्या कहता है कि आपको क्या करके आना होगा। तो इसीलिए जब भी कोई स्ट्रेटजी बनाते हैं, कोई रणनीति बनाते हैं, तो उस परीक्षा की क्या मांग है, उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप हमें कार्य योजना तैयार करनी पड़ती है। तो पहले यह देखा जाए कि टीयर 2 एग्जाम को लेकर स्कीम क्या है, कमीशन की तरफ से क्या नोटिफाई किया गया। तो वैसे तो ये एनेक्सर बहुत लंबा चौड़ा है, इसमें बहुत सारी बातें बताई गई, लेकिन मैं खास बातें आपके सामने रखना चाहूंगा। जैसे इसमें साफ साफ मेंशन किया हुआ आपको दिखेगा, जब आप साइट खोलेंगे, अभी भी आप जाकर देख सकते हैं, तो टीयर 2 इसमें मेंशन है। फिर पेपर की बात करें तो पेपर में आप देख रहे हैं पेपर 1, यानी कि इसमें अब अलग अलग पेपर भी आपको फेस करने होंगे, जिसमें पेपर 1 को भी इन्होंने अलग अलग सेशन में, अलग अलग सब्जेक्ट में, मॉड्यूल में डिफाइन किया। तो जो बड़े बदलाव यहां पर आपको गौर करना है वो क्या देखना है कि जो आपका यहां पर पेपर 1 है, यानी पहला प्रश्न पत्र है, उसे इन्होंने 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। इसमें 2 सेक्शन में डिवाइड है। आपका पहला सेक्शन 2 मॉड्यूल में डिवाइड है, यानी नोटिस करते जाइएगा, हालांकि आप सबने इन चीजों पर गौर किया होगा पहले ही। मैं पेपर 1 की बात कर रहा हूं। पेपर 1 में यहां पर सेक्शन 1 की बात कर रहा हूं। जब सेक्शन 1 की बात करते हैं तो इसमें 2 मॉड्यूल आ जाते हैं, मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में मैथमेटिकल एबिलिटीज दी गई हैं, यानी मैथमेटिक्स का सेगमेंट है इसमें।
इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है और मैक्सिमम मार्क्स इसमें बताया गया 180 कैसे है। तो आप गौर कर सकते हैं कि 30 यहां पर मॉड्यूल 1 में मैथ्स के और मॉड्यूल 2 रीजनिंग का जो पोर्शन है 30 क्वेश्चंस इसके। तो कुल मिलाकर 60 प्रश्न इसमें आपको हल करने हैं सेक्शन 1 में, और 60 प्रश्न, प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों का है। इस लिहाज से यह 180 अंकों का सेक्शन है आपका। फिर देखिए जो सेक्शन 2 है, दूसरा खंड है इस प्रश्न पत्र का, प्रश्न पत्र 1 की बात कर रहा हूं। इसका पहला मॉड्यूल इंग्लिश लैंग्वेज को लेकर है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, और दूसरा मॉड्यूल जनरल अवेयरनेस है, सामान्य जागरूकता। इसे सामान्य तौर पर हम लोग जीएस ही कहते हैं, जनरल स्टडीज भी आप इसे कह सकते हैं। तो जनरल अवेयरनेस या जनरल स्टडीज सिनोनिम्स की तरह ही है, पर्यायवाची है, उसको लेकर आप कहीं कंफ्यूज ना हो। अब ये जो मॉड्यूल 2 है इसमें आप देख रहे हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, 25, प्रश्नों की संख्या 25 है। और जो इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है इसमें प्रश्नों की संख्या 45 है। और इस लिहाज से इस सेशन में, इस सेगमेंट में या सेक्शन में आप देख रहे हैं 70 प्रश्न, यानी ये जो आपका सेक्शन है सेक्शन 2, ये 210 अंकों का, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न 3 अंकों के। तो पहला सेक्शन 180 अंकों का है, दूसरा सेक्शन आपका 210 अंकों का है। और इस तरीके से यहां पर आपको ये पूरा पेपर का पैटर्न समझाया गया है। यानी अल्टीमेटली नोटिस करने वाली बात बस इतनी है कि अब जब आप टीयर 2 एग्जाम दे रहे होंगे, मेंस का एग्जाम दे रहे होंगे, तो आपको मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस ये चारों सब्जेक्ट तैयार करके जाना है, जबकि एसएससी के एग्जाम में पहले ऐसा नहीं था। आप सब जानते हैं कि इसमें 2 सेगमेंट नए इंट्रोड्यूस हो गए। पहले केवल मैथ्स और इंग्लिश का वेटेज था टीयर 2 में, अब यहां पर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल वही स्थिति हो गई। जैसे टीयर 1 में चारों सेगमेंट हैं, टीयर 2 में भी चारों सेगमेंट हैं, बल्कि जीएस और रीजनिंग जैसे सब्जेक्ट्स का वेटेज बहुत अच्छा खासा निर्धारित किया गया। आप देख सकते हैं 30 प्रश्न रीजनिंग के होने का मतलब है 90 अंकों का वेटेज यहां पर है, और 25 प्रश्न जीएस के होने का मतलब है 75 मार्क्स का वेटेज यहां है। तो ये बहुत डिसाइडिंग होने वाला है। तो जब भी हम कोई रणनीति बनाते हैं तो सबसे पहले हमें परीक्षा की योजना के अनुरूप कार्य योजना बनानी पड़ती। हमें पता तो होना चाहिए कि हमारे परीक्षा की प्रणाली क्या है। तो ये सब चीजें आप सब पहले ही गौर कर चुके हैं, ये कोई नई बात आपके लिए नहीं है, लेकिन मैं इसलिए दोबारा आपके सामने इन बिंदुओं को रख रहा हूं बच्चों कि अब आप मुख्य परीक्षा की तैयारी करते समय ये ध्यान में रखते हुए ही अपनी कार्य योजना निर्धारित करें। देखिए, प्रश्नों की संख्या के लिहाज से या अंकों के दृष्टिकोण से आप कभी यह नहीं तय कर सकते कि हमें यह कम पढ़ना है या यह ज्यादा पढ़ना। ऐसा नहीं है कि आप कह दें यहां 90 अंक की रीजनिंग है तो हम यहां पर इसका वेटेज बहुत ज्यादा देंगे, और यहां पर मान लीजिए कि ये केवल 75 अंक का है तो इसका वेटेज कम देंगे। अंकों के लिहाज से आप यहां यह नहीं तय कर सकते हैं, यह पाठ्यक्रम के अनुरूप तय करना पड़ता है कि हमें सिलेबस क्या दिया गया, हमें क्या फॉलो करना। तो चलें जरा कुछ और बिंदुओं पर नजर डालें। अब इसके बाद यहां पर देखिए, ये सेगमेंट तो मैं यहां बहुत ज्यादा डिस्कस करना जरूरी नहीं समझता। हां, आप इतना जरूर जानते हैं कि इसमें एक तीसरा सेक्शन आया है, कंप्यूटर मॉड्यूल। कंप्यूटर नॉलेज या कंप्यूटर स्किल पर भी टेस्ट होगा, और इसमें प्रश्नों की संख्या 20 है, 60 अंक का ये सेगमेंट है। लेकिन ये आपके मेरिट में ऐड नहीं होगा, ये क्वालिफाइंग नेचर यहां पर रहेगा। अभी आगे उन बिंदुओं पर भी आप देख सकते हैं। और बाकी पेपर 2, पेपर 3 सभी कैंडिडेट्स के लिए नहीं, तो इसलिए मैं इस पर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता। बस एक नजर आप डाल लीजिएगा कि आपके पेपर में यहां पर कौन कौन से सेगमेंट हैं जिसे आपको तैयार करके जाना है। कंप्यूटर आप इग्नोर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यह आपके पेपर 1 का एक पार्ट है, सेक्शन 3, और इसमें भी प्रश्नों की संख्या 20 है, यानी 60 अंक है। भले ही मेरिट में ना जुड़े लेकिन क्वालिफाइंग तो है। तो कुल मिलाकर 3 पेपर के बारे में बात की गई है टीयर 2 को लेकर, लेकिन पेपर 2 और पेपर 3 ये ऑप्शनल है, यानी कि इसमें कुछ कंडीशंस के साथ कुछ बच्चों को इस पेपर में पार्टिसिपेट करना।
वो आगे आप पढ़ भी सकते हैं, एनेक्सर में ही मेंशन है। तो जैसे यहां नोटिस करिएगा, ये क्या कहता है कि जब हम टीयर 2 परीक्षा की बात कर रहे हैं तो ये इंक्लूड करता है पेपर 1 को, पेपर 2 को और पेपर 3 को, जैसा मैं अभी आपके सामने रख रहा था। सेपरेट शिफ्ट में ये कह रहे हैं कि यहां पर एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। पेपर 1 अलग शिफ्ट में होगा, पेपर 2 अलग शिफ्ट में होगा, पेपर 3 अलग शिफ्ट में होगा। लेकिन सबसे खास बात इसमें यह है कि पेपर 1 कंपलसरी है सभी विभाग के लिए, सभी पदों के लिए। एसएससी की जितनी भी पोस्ट हैं, जितनी भी वैकेंसीज हैं, सब पर एप्लीकेबल है पेपर 1। लिखा हुआ है साफ साफ, पेपर 1 इज कंपलसरी फॉर ऑल द पोस्ट। फिर पेपर 2 किसके लिए यहां पर है, वो यहां स्पष्ट कर दिया गया है कि ये जूनियर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर्स के लिए, जेएसओ के लिए है। तो ये सभी के लिए नहीं है। या पेपर 3 की ऐसे ही अगर हम बात करें तो उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर या असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर के लिए अप्लाई किया है, केवल उसके लिए एप्लीकेबल है। तो यहां पर आपको कुल मिलाकर के बस ये ध्यान रखना है कि पेपर 1 आपके लिए सबसे इसेंशियल है, सभी पदों के लिए ये लागू होता है। और साथ में यह भी लिखा गया है कि पेपर 1 विल इंक्लूड फॉलोइंग 3 सेक्शंस हैविंग 2 मॉड्यूल्स ईच। तो यहां पर पहले ही हमने देखा कि सेक्शन 1 में कौन कौन से मॉड्यूल हैं, मैथ्स और रीजनिंग। और सेक्शन 2 में हमने देखा कि कौन कौन से मॉड्यूल हैं, तो इंग्लिश और जीएस। फिर इसके साथ साथ लिखा है कि पेपर 1 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशंस, सेशन 1 एंड सेशन 2। तो सेम डे पर ये दोनों सेशन होगा, एक ही दिन ये दोनों सत्र आयोजित होंगे परीक्षा में, और आपको सेम डे पर ये दोनों यहां पर सेशन कंप्लीट करने होंगे। फिर इसी तरीके से यहां पर यह ध्यान रखिएगा कि आपको जो टाइम अलॉट किया गया है, यह भी नोटिस करने वाली बात है, क्योंकि कह रहा है जो सेशन 1 होगा विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3। फिर जो सेशन 2 होगा इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3। Therefore, duration of session first will be 2 hours and 15 minutes and duration of session second will be 15 minutes. तो इस तरीके से एक एक चीजें बहुत बारीकी से बता दी गई हैं कि आपको प्रश्न पत्र को हल करने के लिए कितना समय दिया जाएगा। ये सब बातें भले ही आपको लगे कि बस ऐसे ही मेंशन किया गया, लेकिन ये आप अपनी स्ट्रेटजी जब बनाएं तो इसे बहुत गौर से एक बार पढ़ें जरूर, क्योंकि इसी के अनुरूप अपनी कार्य योजना आप तैयार करते हैं। जैसे इसमें आप नोटिस करिए, यह भी लिखा है, इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शंस ऑफ पेपर 1। यानी आपको सभी सेक्शंस क्वालिफाई करने होंगे। तो पेपर 1 के कौन कौन से सेक्शंस थे, कौन कौन से मॉड्यूल थे, आपने देखा। आपको यहां पर सेक्शन 1 और सेक्शन 2 दोनों क्वालिफाई करना होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से कि अगर आपका पर्टिकुलर कोई 2 सब्जेक्ट बहुत अच्छा हो गया एक सेक्शन का, लेकिन अगर दूसरे सेक्शन में कुछ गड़बड़ हो गया या दूसरा सेक्शन अच्छा हो गया, पहला गड़बड़ हो गया, तो आपकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और इसीलिए बात बच्चों मैंने कही थी कि जब आप अपनी कार्य योजना तैयार करें तो सबसे पहले इस बात को देखें कि कमीशन ने क्या मेंशन किया, कमीशन ने यहां पर क्या जिक्र किया है, आपसे क्या मांगा है कि आप किन चीजों पर ध्यान देकर परीक्षा में शामिल हों। तो ये सब बातें आपने फॉर्म भरते समय भी पढ़ी होंगी, जब वैकेंसी अनाउंस हुई थी तभी आपने इन चीजों को फॉलो किया होगा। लेकिन एक बार दोबारा वक्त आ गया है कि आप मुख्य परीक्षा की तैयारी शुरू कर रहे हैं, तो इन अहम बिंदुओं को एक नजर जरूर देख लें। फिर इसके साथ और एक खास बात यहां ध्यान देनी, यहां पर नोटिस करना लिखा, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 ऑफ पेपर 1 एंड ऑफ 0.50 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर इन पेपर 2 एंड पेपर 3।
तो मैं पेपर 2 और पेपर 3 से तो बहुत वास्ता यहां पर अभी रख ही नहीं रहा हूं, मैं बात पेपर 1 को फोकस करते हुए कर रहा हूं। और जब हम पेपर 1 की बात कर रहे हैं तो यह कह रहा है कि उसके सेक्शन 1, सेक्शन 2 और सेक्शन 3 में जो मॉड्यूल 1 है, यानी कि जो कंप्यूटर स्किल या कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, उसके जो 20 प्रश्न होंगे, उसमें अगर एक भी प्रश्न आप गलत करते हैं तो आप 3 नंबर तो गंवा ही रहे हैं, लेकिन साथ में कह रहा है कि 1 मार्क्स इसमें नेगेटिव पेनाल्टी मार्क्स लगेगा। तो आपने अगर एक गलती कर दी तो 3 तो आपका इसलिए गया क्योंकि आपको उस पर कोई यहां पर अंक नहीं मिला। अच्छा, अंक नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं थी, 0 मार्क्स मिले होते, लेकिन यह कह रहा है एक नेगेटिव भी होगा, यानी जो आपने पहले सही कर रखा है जिससे 3 अंक आपको मिले थे, उसका भी 1 ले गया ये। अब जरा आप एक कैलकुलेशन करके देखें कि आपने अगर 10 ऐसे प्रश्न अटेम्प्ट किए जिसमें आपके 3 यहां पर गलत हो गए और 7 सही हो गए, तो 7 सही होने का मतलब यह हुआ कि आपको 21 अंक मिले। लेकिन जो 3 गलत हुए हैं उनसे 0 मार्क्स मिले होते तो दिक्कत नहीं थी, लेकिन वो जो 3 गलत हुए वो 3 अंक आपके 21 में से भी ले गए, तो उसे 18 कर दिया। तो इससे एक बात तो स्पष्ट हो रही है कि 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग थोड़ा सा राहत भरी इसलिए होती है क्योंकि आप अगर गेस करने की स्थिति में हैं रैशनल तरीके से, तो मेरा मानना है कि वहां पर आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। अगर 50% मार्क्स डिडक्ट हो रहा होता, मान लीजिए एक गलत कर रहे हैं उससे 1.5 अंकों की कटौती हो रही होती, तो 3 मिलेगा और 1.5 कटेगा, यानी 50% का नेगेटिव मार्किंग, तो मैं कहता बहुत ज्यादा रिस्क हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है कि सही करने पर 3 मिल जाएगा, गलत करने पर 1 कटेगा, तो इसका मतलब यह हुआ कि एक रिस्क लिया जा सकता, लेकिन यह रिस्क ऐसा होना चाहिए जो रैशनल हो। ऐसा तुक्का नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल ब्लाइंड होकर के आंख बंद किया और उसके बाद भगवान को याद किया कि जो मन में आ रहा ऑप्शन वही लगा दे। नहीं, जो आपका रैशनल माइंड कह रहा है कि इसमें पॉसिबिलिटी इस ऑप्शन की है, उसकी तरफ आप आगे बढ़ जाए, उसको आप अटेम्प्ट कर दें, तो मुझे लगता है कि उसमें लाभ हो सकता। तो इन सब छोटी छोटी बातों का ख्याल रखते हुए तब परीक्षा भवन में हम जाते हैं, परीक्षा में शामिल होते हैं। तो परीक्षा में शामिल होने से पहले जब हम तैयारी शुरू करते हैं, इन सब चीजों पर गौर करते हुए काम करना शुरू करना चाहिए। तो आज मैं इसी संदर्भ में एक स्ट्रेटजी आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों की। अब आपकी पढ़ने की रणनीति क्या रहे, जीएस को लेकर तैयारी की रणनीति क्या रहे। लेकिन फिर एक बार ध्यान दिला दूं कि ये जो पूरा एनेक्सर दिया गया था, इसमें जो खास बातें बताई गई थी, इसको एक बार आप जरूर पढ़ लेंगे, क्योंकि अभी आपके पास पर्याप्त समय है जिसमें आप यहां पर एक अच्छी कार्य योजना पर अमल कर सकते हैं। कोई घबराने वाली बात नहीं है। जहां तक परीक्षा की संभावित तिथि की बात है, तो मैं अपनी तरफ से अंदाजा लगा रहा हूं, यहां आप इसको प्रमाणिक मत मान लीजिएगा, मैं अपना अंदाजा बता रहा हूं। मुझे जहां तक लगता है कि मार्च में परीक्षा होगी। एसएससी बहुत एक्टिव मोड में आ गई है, क्या पता फरवरी में ही कोई डेट दे दे, ये भी रिस्क है। लेकिन मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि आपको ये दिसंबर में लगभग इधर जो अभी आपके 10-12 दिन बचे हैं, ये तो आपको मिलेंगे ही तैयारी के लिए, और इसके बाद पूरी जनवरी आपके पास है और पूरी फरवरी आपके पास। यानी हम कह सकते हैं कि हमारे पास आगामी 70-72 दिन हो सकता है तैयारी के लिए मिल जाए, 70 डेज हमें मिल जाए। और अगर हम 70 डेज भी ढंग से काम कर लेते हैं तो एसएससी टीयर 2 एग्जाम या मेंस का एग्जाम बहुत अच्छे से पास किया जा सकता। यूपीएससी और एसएससी में यहां पर एक बहुत बड़ा अंतर आप नोटिस कर सकते हैं कि जब आप यूपीएससी के मेंस की बात करने लगते हैं तो पेपर का पूरा पैटर्न ही चेंज हो जाता, क्वेश्चंस का पूरा अप्रोच ही बदल जाता है। वहां पर सब्जेक्टिव एग्जाम होता है मेंस में, यानी कि आंसर लिखने पड़ते हैं और पूरा पेपर का जो सेशन होता है वो अलग तरीके के, अलग प्रकृति का होता। लेकिन आप जो परीक्षा देने जाएंगे, मुख्य परीक्षा, उसमें एक तरीके से आप रिहर्सल पहले ही कर चुके हैं टीयर 1 एग्जाम देकर। जो 25 प्रश्न आपने टीयर 1 में दिया,
वो आपके लिए एक तरीके से कह सकते बेस था। हां, प्रश्नों का स्तर बदलेगा, प्रश्नों की प्रकृति बदल जाएगी, आपके पढ़ाई का स्तर भी आपको बदलना होगा। थोड़ा सा यहां पर आपको कॉन्सेप्चुअल तरीके से आगे बढ़ते हुए स्टेटमेंट बेस्ड प्रश्नों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी। इसीलिए मैं आज कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो आप इस सेशन में जब अंत तक बने रहेंगे तो आप देखेंगे कि कुछ प्रश्नों को मैं आपसे हल करवाऊंगा और बताऊंगा कि मुख्य परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों की प्रकृति कैसी हो सकती, आपका पाठ्यक्रम किसके अनुरूप हो सकता है। तो एक नजर पहले तो कमीशन की तरफ से जो पाठ्यक्रम दिया गया, जो सिलेबस सजेस्ट किया गया, उसको पढ़ लिया जाए, देखा जाए कमीशन क्या रेकमेंड करता है। तो यहां पर लिखा इंडिकेटिव सिलेबस टियर 2। मैंने पूरे कंप्लीट मॉड्यूल या कंप्लीट सब्जेक्ट का सिलेबस यहां सामने नहीं रखा। मैं केवल उस सब्जेक्ट पर फोकस होकर बात करने जा रहा हूं जो मैं आपको गाइड करूंगा, यानी जनरल स्टडीज, सामान्य अध्ययन। तो जनरल अवेयरनेस को लेकर के, सामान्य जागरूकता को लेकर के आपकी क्या रणनीति रहे, उसी पर मेरी बात आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं चाहूंगा कि जो कमीशन ने रेकमेंड किया है, एक बार आप कम से कम उस पर नजर जरूर डालें। आप ये जान ही चुके हैं कि आपके सेक्शन 2 का मॉड्यूल 2 है, क्योंकि सेक्शन 2 पेपर 1 में आपने देखा 2 मॉड्यूल में बटा है। पहला मॉड्यूल तो इंग्लिश लैंग्वेज का, अंकुल सर ने ऑलरेडी आपको उस पर गाइड कर दिया है, और पेपर 1 का जो यहां पर सेक्शन 1 है उसमें मैथ्स और रीजनिंग को लेकर अभिनय सर और अभिषेक सर ने आपको गाइड कर दिया। मेरी भूमिका पेपर 1 के सेक्शन 2 में मॉड्यूल 2 को लेकर है, जनरल अवेयरनेस को लेकर है, सामान्य जागरूकता, जिस पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो इसमें यह कहता है कि जो क्वेश्चंस डिजाइन किए जाएंगे उसका एक ऑब्जेक्टिव यह होगा कि कैंडिडेट्स के जनरल अवेयरनेस को चेक किया जा सके। और उस जनरल अवेयरनेस को चेक करने का मतलब क्या है, यह कह रहा है एनवायरमेंट अराउंड देम एंड इट्स एप्लीकेशन टू सोसाइटी। यानी साफ साफ ये बताना चाहता है कि थोड़ा सा प्रैग्मेटिक अप्रोच होना चाहिए। आप जो चीजें पढ़ रहे हैं वो केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि हम अपने आसपास की दुनिया से उसको कनेक्ट कैसे कर पा रहे हैं। क्योंकि यहां लिखा ही है जो हमारे आसपास का वातावरण है उससे हम उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, और समाज में, चूंकि आप समाज के एक सदस्य हैं, तो आप उस ज्ञान को कैसे समाज में फलीभूत करते हैं, उसे लागू करते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में उसे आत्मसात करते हैं। इसको परखने के लिए यहां पर आपके प्रश्न पत्र को डिजाइन किया जाएगा। इस बात को कहने का पर्याय यह है कि बहुत ज्यादा सैद्धांतिक ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बहुत ज्यादा फैक्चुअल या बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव प्रश्न नहीं रहेंगे, बल्कि उसके साथ साथ कहीं ना कहीं प्रश्नों को यह आकार दिया जाएगा कि उसमें कुछ कथन ऐसे जोड़े जाएंगे जिस पर आपको व्यवहारिक समझ की जरूरत पड़ेगी। आप सोचें किताब की भाषा हूबहू मिल जाए प्रश्न में, यह जरूरी नहीं। मुख्य परीक्षा में थोड़ा सा यह स्तर बदला हुआ मिल सकता है। क्वेश्चंस आर आल्सो डिजाइन टू टेस्ट नॉलेज ऑफ करंट इवेंट्स। देखिए, समसामयिक घटनाओं पर आधारित प्रश्न होंगे ही होंगे। अभी आप जब टियर 1 दे रहे थे उसमें अच्छी खासी तादाद में ऐसे प्रश्न थे भी। एंड of such matters of everyday observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person। यानी जो एक पढ़े लिखे व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है, एक पढ़े लिखे व्यक्ति से सबसे पहली तो यही अपेक्षा होती है कि वो साइंटिफिक टेम्परामेंट रखता है, वैज्ञानिक अभिवृत्ति उसकी होती है। तो वैज्ञानिक अभिवृत्ति जो आप में है, आपका जो ज्ञान का स्तर है, आप जो डे टू डे लाइफ में बहुत सारी चीजों का ऑब्जर्वेशन देखते हैं, अनुभव करते हैं, उसके आधार पर बहुत सारे प्रश्नों को हल करने में आप क्षमतावान सिद्ध होंगे। फिर यह कहता है द टेस्ट विल आल्सो इंक्लूड क्वेश्चंस रिलेटिंग टू इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, स्पेशली pertaining to history,
तो पर्टेनिंग टू हिस्ट्री का मतलब यहां पर क्या हो गया कि इतिहास पर बल देते हुए, भारत के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए हम विश्व के भी कुछ प्रसंगों से प्रश्न पूछेंगे। तो इसका मतलब यह हुआ, देखिए ये एक इशारा है कि आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ा बहुत तैयार करके जरूर जाइए। मैं आज के सैंपल पेपर में आपके सामने कुछ ऐसे उदाहरण रखूंगा जिससे आपको अंदाजा लगे कि हमें इन टॉपिक्स के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। तो वो चाहे हिस्ट्री को लेकर हो, चाहे कल्चर को लेकर हो, ऐसे ही जियोग्राफी, ऐसे ही इकोनॉमिक सीन यानी आर्थिक परिदृश्य को लेकर भी, फिर जनरल पॉलिसी की बात कर रहा है, सामान्य नीतियों को लेकर बात कर रहा है, साइंटिफिक रिसर्च की बात कर रहा है। तो आप यहां पर यह कह सकते हैं कि कन्वेंशनल टॉपिक्स जो थे, जो परंपरागत रूप से जीएस में आप पढ़ते हैं, वो चाहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी है, भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था, वो चाहे हिस्ट्री एंड कल्चर है, इतिहास और संस्कृति है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, सामान्य विज्ञान है, ये सब कुछ आपके पेपर में देखने को मिलेगा। तो प्रश्नों की संख्या तो 25 ही है, लेकिन सेगमेंट लगभग सारे हैं। तो मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में कोई ऐसा विशेष बदलाव नहीं। हां, इसको पढ़ने के बाद कम से कम आप इतना यह जरूर तय कर लें कि कौन कौन से सेगमेंट हमारे सामने निकल कर आए जिसे हम जीएस कह सकते। तो मैं एक बार सबसे पहले आपके सामने उन सभी सेगमेंट्स को रखूंगा जिसे आपको जीएस के नाम पर या जनरल अवेयरनेस के नाम पर तैयार करना है। यानी सामान्य जागरूकता। देखिए, सामान्य जागरूकता के अंतर्गत सबसे पहला सेगमेंट इंडियन हिस्ट्री, बल्कि मैं कहूंगा इसे आप हिस्ट्री करके और फिर अलग अलग पार्ट में, अलग अलग मॉड्यूल में बांट लें। हिस्ट्री एंड कल्चर, इतिहास एवं संस्कृति, इतिहास एवं संस्कृति। तो एक सेगमेंट तो आपको यह तैयार करना है। अब इसमें भी आप सब ये बात भली भांति जानते हैं कि अगर इसे हम मॉड्यूल में डिवाइड करें, सेगमेंट वाइज डिवाइड करें, तो क्या क्या पढ़ेंगे। तो इसमें आप एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे, यानी एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत, फिर इसी तरीके से यहां पर मेडिवल इंडिया, मध्यकालीन भारत, फिर इसी तरीके से इसी में आप एक सेगमेंट बढ़ा सकते हैं, आधुनिक भारत, मॉडर्न इंडिया। मतलब ये तीन सेगमेंट तो हैं ही हैं हिस्ट्री में, आधुनिक भारत, लेकिन इसमें आप, मैंने कहा एक सेगमेंट बढ़ा भी सकते हैं। तो वो कौन सा सेगमेंट है जिससे पूरी संभावना है कि आपके मेंस में टियर 2 में एक आध प्रश्न जरूर पूछे जाए, और वो है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड, समकालीन विश्व, समकालीन विश्व। समकालीन विश्व का मतलब कि पूरा विश्व इतिहास नहीं आपको पढ़ना, पूरी वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में भी एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न सेगमेंट हैं। लेकिन कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड का मतलब यह हुआ कि जब यहां पर
यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय होता है, पुनर्जागरण की घटना होती है। उस दौर के बाद से लेकर के दुनिया में जो बदलाव शुरू हुए, फिर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध की घटना हुई, शीत युद्ध का दौर चला, या फिर दुनिया दो ध्रुवीय व्यवस्था में बटी, टू पोलर रीजन्स बने, पोलराइजेशन का दौर आया। ये सारी चीजें जो हुई यहां पर, इन सब के संदर्भ में यहां पर आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री बहुत सिलेक्टिव अप्रोच में, बहुत ज्यादा नहीं, आप इसको ऐसा कर सकते हैं बच्चों की 2 दिन में भी मेन टॉपिक इसके कवर कर सकते हैं आप। तो ये अप्रोच आपको थोड़ा सा यहां पर रखना पड़ेगा कि जिससे कोई चीज छोड़ कर ना जानी पड़े, हम सबके लिए यहां पर तैयार रहें। तो ये तो हो गया आपका एक सेगमेंट जिस पर मैंने बात की कि हिस्ट्री एंड कल्चर में क्या क्या आप तैयार करेंगे। फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट, दूसरा पार्ट है आपका जियोग्राफी, भूगोल। भूगोल में आप सब जानते हैं कि मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो आप 3 हिस्से में इसे बांट कर पढ़ते हैं, लेकिन यहां पर मैं कहूंगा आप 4 हिस्से बना लीजिए और हो सके तो आप चारों कंपोनेंट कवर करके जाइए। तो आपको शायद ये पता ही है कि भूगोल का जो बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल वर्ल्ड, जिसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी, भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, फिर इसी तरीके से वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, रीजनल ज्योग्राफी यानी विश्व का प्रादेशिक भूगोल। तो विश्व का प्रादेशिक भूगोल जिसके अंतर्गत आप 7 महाद्वीपों का अध्ययन करते हैं, और फिर इंडियन ज्योग्राफी यानी भारत का भूगोल, भारत का भूगोल। और इसमें मैं कह रहा हूं एक चौथा सेगमेंट आप अलग से बनाकर उसे जोड़ सकते हैं, जिसमें बहुत ज्यादा नहीं, आप 2 दिन में, 1 दिन में उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, वो है एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। तो थोड़ा सा आप अगर देखें, आपको अपने पढ़ने के अप्रोच को वाइडर करना होगा, क्योंकि आप टियर 2 एग्जाम देने जा रहे हैं, मुख्य परीक्षा। बस आपको ध्यान ये रखना है कि आपको एक एक चैप्टर, एक एक टॉपिक नहीं ऐसा है कि बिल्कुल कवर करते हुए आगे बढ़ना है, आपको थोड़ा सेलेक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि तैयारी का एक बहुत अहम विषय यह भी होता है कि हमें समय कितना मिला। यदि ये परीक्षा 6 महीने बाद हो रही होती तो शायद हमारी रणनीति कुछ और हो जाती, 8 महीने बाद हो रही होती तो रणनीति कुछ और होती। एसएससी ने आपको एक सीमित समय दिया है। मैंने कहा संभावित है कि मार्च के पहले सप्ताह में, फर्स्ट वीक में एग्जाम स्टार्ट हो जाए, तो हम मार्च को इसीलिए काउंट करके नहीं चल सकते। हम ये मान सकते हैं कि हमारे पास फरवरी का 28 दिन होगा, हमारे पास जनवरी का 31 दिन होगा, और अभी दिसंबर में जो हमें 19 तक परीक्षा ही चल रही, उसके बाद का समय मिल रहा। तो जिन बच्चों ने परीक्षा दे ली है, जिनकी परीक्षा समाप्त हो चुकी है, उनके पास अभी कम से कम मैं ये कह सकता हूं कि लगभग 70-72 दिन तो आराम से बचे ही हैं, जिस पर वो ये कार्य योजना लेकर के आगे बढ़ सकते। तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी 2 सेगमेंट हो गए। ऐसे ही आपका तीसरा सेगमेंट फिर होगा तीसरा सेगमेंट आपका इसमें क्या रहेगा? जनरल साइंस, जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान।
सामान्य विज्ञान के अंतर्गत वैसे तो सैद्धांतिक तौर पर आप यहां 3 हिस्से में बांटकर इस विषय का अध्ययन करते हैं। एक फिजिक्स है यानी भौतिकी, भौतिक विज्ञान, एक केमिस्ट्री है यानी रसायन विज्ञान, और फिर एक जीव विज्ञान है बायोलॉजी। जीव विज्ञान, बायोलॉजी भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि मुख्य परीक्षा होने के नाते इसमें हो सकता है एक आध प्रश्न वो साइंस एंड टेक से रिलेटेड चीजों भी पूछ ली जाए, साइंस टेक पर बेस्ड हो जो, यानी कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित ज्ञान, विज्ञान प्रौद्योगिकी। साइंस टेक में ऐसा नहीं है कि बहुत एडवांस लेवल पर चीजें, लेकिन जैसे मान लीजिए स्पेस साइंस से रिलेटेड कुछ बातें जो आप करंट अफेयर्स में भी पढ़ते हैं, हो सकता है कि एसएससी जैसी परीक्षा में आपसे उस पर रिलेटेड कुछ साइंटिफिक चीजें पूछने लगें कि पीएसएलवी और जीएसएलवी में क्या डिफरेंस है, यानी जो हम जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करते हैं या फिर हम पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से जो यहां पर भेजते हैं, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक प्रेक्षण पर आधारित आपसे चीजें पूछ ले। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आपसे स्पेस के बारे में साइंस टेक से रिलेटेड कुछ चीजें हो सकता है परीक्षा में पूछी जाएं, भारत के स्पेस प्रोग्राम से रिलेटेड हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए। तो इन संदर्भों पर भी आपको खासकर करंट के कॉन्टेक्स्ट में देखते हुए चीजें तैयार करनी होंगी, वो चाहे भारत का चंद्रयान मिशन हो, चाहे भारत का मंगल मिशन हो, या फिर ऐसे ही भारत ने कुछ अंतरिक्ष कार्यक्रम के क्षेत्र में उपलब्धियां अर्जित की हों, या फिर जैसे आप सब जानते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलों का एक दौर चल रहा है, न्यूज में कभी कभी नई चीजें आती रहती हैं, तो उस इश्यूज से रिलेटेड साइंस की बातें आपके पेपर में पूछ ली जाए। जैसे कभी बीटी कॉटन का मुद्दा था, अभी बीटी ब्रिंजल का मुद्दा था, इस तरह की बातें हो सकता है कि आपके ज्ञान विज्ञान से जोड़कर पेपर में आ जाएं। इसलिए थोड़ा बहुत, मैं बहुत ज्यादा नहीं कह रहा कि आपको यूपीएससी का कोई अप्रोच फॉलो करना है, लेकिन एसएससी में जिस तरह से पिछले 4 साल से प्रश्नों का स्तर देखा गया, खासकर टीसीएस जब से परीक्षा कंडक्ट कर रहा है, तब से यह कहा जा सकता है ये सब एक्सपेरिमेंट इस बार पेपर में हो सकते हैं। चूंकि ये पहला एक संस्करण होगा, फर्स्ट एडिशन होगा आपके मेंस का, जिसमें जीएस आ रहा है, तो इसलिए बहुत ज्यादा किसी चीज पर दावा नहीं किया जा सकता। जो चीजें पूर्व में स्थापित होती हैं, प्री एस्टैब्लिश्ड होती हैं, उसको आधार बनाकर तो दावा फिर भी हो सकता। जैसे टियर 1 एग्जाम को लेकर हम क्यों बहुत आश्वस्त होते हैं कि हमारे पास प्रीवियस ईयर के बहुत सारे पेपर अवेलेबल हैं, तो हम उसके आधार पर एक आइडिया ले सकते हैं। लेकिन यहां पर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल हो सकते हैं, थोड़ा सा यह सोचकर चल सकते हैं कि यूपीएससी की परीक्षाओं में इन सब मुद्दों से प्री में भी यानी प्रीलिम्स में भी, ऑब्जेक्टिव नेचर के पेपर में भी पूछा जाता है, तो हो सकता है कि सीजीएल में भी इस बार पहली बार जीएस मेंस में आ रहा है तो इन टॉपिक को टच करें, तो बहुत बेसिक चीजें भी पढ़कर जाएंगे, काम चल सकता। फिर इसके बाद अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ा जाए तो आपका यहां पर चौथा पार्ट हो जाएगा इंडियन पॉलिटी, भारतीय राजव्यवस्था, भारतीय राजव्यवस्था। अब इंडियन पॉलिटी की मैं बात करूं तो इसमें भी मैं ये कहूंगा कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो बहुत अहम,
जैसे आप पूरा संविधान तैयार करने के बजाय उसके कुछ सिलेक्टिव टॉपिक्स पर फोकस करेंगे, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ मेजर पार्ट तो आपको पढ़ के जाने ही जाने। फिर या गवर्नेंस को लेकर इसी तरीके से आपको यहां पर कुछ चीजें ध्यान देनी ही देनी। और इसके साथ साथ मैं कहूंगा कि रिसेंट में कुछ डेवलपमेंट हुए हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इन चीजों पर काम करना। रिसेंट डेवलपमेंट का मतलब बच्चों ये होता है, जैसे आजकल आप सब अगर न्यूज़पेपर पढ़ रहे होंगे तो एक चीज आप गौर कर रहे होंगे कि देश में कॉलेजियम सिस्टम को लेकर एक बहस छिड़ी हुई है। सरकार में, कार्यपालिका में और न्यायपालिका में एक तनातनी की स्थिति दिखाई देती है। तो इन सब चीजों पर गौर इसलिए किया जाता है कि हमें सैद्धांतिक तौर पर उसका कितना ज्ञान है, कॉलेजियम सिस्टम क्या है, क्यों सरकार में और न्यायपालिका में ठना हुआ है। तो वो तो जब आप सैद्धांतिक पक्ष पढ़े होंगे, उसका थ्योरेटिकल पार्ट क्लियर होगा कि भारत में जुडिशरी में किस तरीके से कार्यपालिका भी कुछ सीमा तक कुछ मामलों में दखल अंदाजी कर देती है। तो कैसे, क्या नियुक्ति के मामले में कोई मामला आता है तो भाई आप सब जानते ही, चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है या सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हैं, अपॉइंटमेंट तो प्रेसिडेंट ही करते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका की दखलंदाजी से बिल्कुल अलग रखने की कोशिश की गई। एक ऐसी व्यवस्था का अनुसरण किया गया जिसमें कॉलेजियम सिस्टम के तहत ही ये नियुक्तियां होती हैं। तो जब आप इन चीजों को पढ़ेंगे तो अपने आप समझ में आएगा कि विवाद का कारण क्या है। या निर्वाचन आयोग को लेकर कुछ मुद्दे उठे, निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति का मामला रहा। तो जो न्यूज़पेपर में आप कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ते हैं जिसका पॉलिटिकल कंसर्न है, उस संदर्भ में कुछ बातें पढ़कर जाना। खासकर पिछले कुछ समय से कुछ बहुत बड़े राजनीतिक मुद्दे रहे, जैसे मैं एनसीआर की बात करूं, नागरिकता को, एनआरसी की बात करूं, नागरिकता को लेकर के जो यहां पर मुद्दे आए उसको ध्यान में रखते हुए आप, हो सकता है आपसे ऐसा ही कुछ पूछ लिया जाए कि भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त हो सकती है, भारत की नागरिकता कितने तरीके से लूज की जा सकती है, किसी व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कैसे किया जा सकता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट पार्ट आ जाता है और ये मुद्दे जोड़ेंगे कहां से, प्रश्न बनाते समय हो सकता है रिसेंट डेवलपमेंट को ध्यान में रखें, हाल फिलहाल के राजनीतिक घटनाक्रम को ध्यान में रखें। तो इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए आप अपने पढ़ने की भी कार्य योजना तय करिए, एक अपना संशोधित पाठ्यक्रम बनाइए। एक तो कमीशन ने अपनी तरफ से पाठ्यक्रम मोटे तौर पर आपको बता दिया क्या रहने वाला है। इतिहास रहेगा, भूगोल रहेगा, पॉलिटी रहेगी, जनरल साइंस रहेगा, इकोनॉमिक्स रहेगी, लेकिन आपको उसमें थोड़ा सा अपने प्रीवियस ईयर पेपर जो टीयर 1 के एग्जाम के हैं उसके पिछले 3-4 साल के ट्रेंड को देखते हुए कि अभी सीजीएल की जो परीक्षाएं हुई उसमें कैसे प्रश्न पूछे गए, अभी जो आप परीक्षा दे रहे थे इसमें किस प्रकृति के प्रश्न आए, जो अभी सीपीओ की परीक्षा हुई उसमें प्रश्नों का स्वरूप कैसा था, या एमटीएस वगैरह में किस तरह के प्रश्न पूछे गए, उसको मद्देनजर रखते हुए आप यहां पर अपने मेंस की कार्य योजना तैयार करें। जैसा कि मैं जीएस आपको जो 19 तारीख से बैच में गाइड करने जा रहा हूं उस पर इसी शैली में काम कर भी रहा हूं, उसी को ध्यान में रखते हुए मैंने यहां पर कुछ चीजें प्रिपेयर की हैं, प्लान किया है कि बच्चों को इसी डायरेक्शन में लेकर आगे बढ़ना। तो अब मैं अगले कंपोनेंट की बात करूं, ये आपके 4 कंपोनेंट हो गए, इसमें हम 5वां कंपोनेंट अगर लें तो वो है आपका इकोनॉमिक्स, यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र, देखिए एक बात नोटिस करिएगा बच्चों आप कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जब अपने जीएस के सिलेबस में इस सब्जेक्ट का जिक्र करता है तो वो एम्फेसाइज करता है इंडियन इकोनॉमी, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, स्पष्ट शब्दों में उसका उल्लेख करता। लेकिन एसएससी की परीक्षा में जो अभी तक टीयर 1 एग्जाम में इस सब्जेक्ट से प्रश्न पूछे गए
और या जो आपके पाठ्यक्रम को बनाते समय वर्डिंग यूज की गई है कमीशन की तरफ से, इकोनॉमिक सीन लिखा हो, आर्थिक परिदृश्य इसका मतलब होता। अब जब हम आर्थिक परिदृश्य की बात करते हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित मुद्दे ही उसमें आते हैं, इंडियन इकोनॉमी से ही रिलेटेड बातें। लेकिन एसएससी का एक ट्रेंड रहा है कि उसने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के थ्योरेटिकल पार्ट से भी प्रश्न बनाए। जैसे मैंने यूपीएससी के प्रश्न पत्र को देखकर जो अनुभव किया, उसमें कभी भी बहुत थ्योरेटिकल पार्ट पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए। ऐसा नहीं है कि आपसे यहां पर मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी को लेकर क्वेश्चन पूछा जाए, इंडिफरेंस कर्व के बेस पर कोई क्वेश्चन फ्रेम किया जाए, तो आप वो पाएंगे कि वहां पर थोड़ा सा आर्थिक सिद्धांतों का जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स है, जो व्यवहारिक रूप है, उस पर आधारित प्रश्न आते हैं। ऐसा नहीं कि वहां माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के एनालिसिस पर जानकारी नहीं चाहिए, लेकिन वो ज्यादातर प्रश्न करंट इकोनॉमी पर बेस्ड होते हैं, इंडियन इकोनॉमी पर एम्फेसाइज करते हैं। लेकिन एसएससी के प्रश्न पत्र को अगर आप देखें तो इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल पार्ट से भी क्वेश्चन आए हैं। इसलिए मैं फिर एक बार कहूंगा कि कुछ बेसिक, बहुत ज्यादा नहीं, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी पर आप वर्क करेंगे, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मतलब यहां पर यह हो गया, जैसे हो सकता है रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर कोई प्रश्न आ जाए। अब रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर प्रश्न आ गया तो आप सोचेंगे कि सर ये तो इंडियन इकोनॉमी हम पढ़कर गए थे, ये कहां से आ गया? तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको अर्थशास्त्र के ऐसे प्रश्न एसएससी में मिले। और केवल माइक्रो ही नहीं, मैक्रो पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स भी, यानी समष्टि अर्थशास्त्र भी, ये भी आपको पढ़ना होगा। समष्टि अर्थशास्त्र के जो जनक माने जाते हैं कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स, उनके कम से कम कुछ प्रमुख सिद्धांत थे, चाहे आय और रोजगार को लेकर उनके सिद्धांत हो। तो कीन्सियन थ्योरी थोड़ा बहुत आपको मालूम होनी चाहिए। या फिर मैं ये कह सकता हूं कि आप करंट इकोनॉमी से जुड़े कुछ मुद्दे, करंट इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ मुद्दे हैं, चाहे वो मनी एंड बैंकिंग के फील्ड में हो, या फिर वो चाहे भारत के पब्लिक फाइनेंस को लेकर हो, लोक वित्त को लेकर हो, इन सब बातों को भी आप जहन में रखते हुए इस सब्जेक्ट को तैयार करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक और बहुत अहम टॉपिक पर। वो टॉपिक है आपका, मैं उसे बहुत अहम टॉपिक मानता हूं आपके लिए, वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स, समसामयिक घटनाएं। समसामयिक घटनाएं। अब जब हम समसामयिक घटनाओं की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रीय महत्व के भी मुद्दे आपसे पूछे जाएंगे। राष्ट्रीय महत्व से जुड़े हुए जो मुद्दे रहे, नेशनल इंपॉर्टेंस से रिलेटेड जो इश्यूज हुए, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो मुद्दे रहे उस पर भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। यानी इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले टॉपिक जो है वो भी आपको देखना होगा। जैसे मान लीजिए अभी हाल फिलहाल में रूस और यूक्रेन का मुद्दा था, तो उसमें जो सेंट्रल या कोर थीम थी वो थी नाटो। तो आप रूस और यूक्रेन के उस मुद्दे में बहुत रुचि मत लीजिए जो समाचार पत्रों में मीडिया का विषय था लड़ाई को लेकर के। मुख्य मुद्दा आपके लिए नाटो बन जाता है। नाटो क्या है, नाटो कब अस्तित्व में आया, नाटो के बनने के पीछे क्या उद्देश्य थे। तो हो सकता है कि इस तरह से कुछ चीजें जो अभी विश्व में बहुत चर्चित रही हैं वो आपके लिए प्रश्न बन जाए। तो इन सब मुद्दों पर आपको काम करना होगा, क्योंकि मैं फिर बार बार उसी बात को दोहरा रहा हूं कि पहली बार मुख्य परीक्षा में जीएस का पाठ्यक्रम ऐड हुआ। तो जब कोई शुरुआत होती है तो उसमें कोशिश तो यही होती है कि अभ्यर्थियों को बहुत ज्यादा
दबाव ना महसूस हो, बहुत ज्यादा तनाव ना महसूस हो। पहली बार ऐसा हो रहा है, कोई अंदाजा नहीं है पहले से, तो एक सामान्य स्तर का ही प्रश्न पत्र तैयार किया जाए। लेकिन ये सिद्धांत कोई बहुत सर्वमान्य सिद्धांत नहीं, ये कोई यूनिवर्सल थ्योरी नहीं है कि पेपर हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा टफ भी लगे। जैसे यूपीएससी में भी जब परीक्षा की योजना बदली गई, परीक्षा की प्रणाली बदली गई, पाठ्यक्रम बदला गया, सीसैट जैसी कार्य योजना लागू की गई, तो बहुत सारे लोगों ने उस पर अपनी अपनी राय रखी कि इस बदलाव से क्या फायदा क्या नुकसान। ऐसे ही हो सकता है कि एसएससी में जो ये बदलाव इस बार से हो रहा, पहली बार एक ऐसी मुख्य परीक्षा होने जा रही है जिसमें जीएस और इंग्लिश का एक अलग से सेक्शन तैयार कर दिया गया, 2 मॉड्यूल बना दिया गया, मैथ्स और रीजनिंग का एक अलग सेक्शन बना दिया गया, प्रश्नों का वेटेज बढ़ा दिया गया, उनके एक प्रश्न के 3 अंक निर्धारित कर दिए गए, तो एक अलग तरीके से परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि प्रश्न पत्र बहुत स्तरीय भी आए। तो मेरा अंदाजा है कि जीएस के 25 प्रश्नों में से आपको लगभग 14-15 प्रश्न तो ऐसे मिलेंगे कि आपने अगर प्रीलिम्स की तैयारी, टियर 1 की तैयारी ठीक ठाक की होगी तो बेड़ा पार हो जाएगा, आप 14-15 तो सही कर लेंगे। लेकिन चुनौती इससे बड़ी, हमें तो मुख्य परीक्षा में अधिकतम स्कोर करने की कार्य योजना पर बढ़ना होगा, क्योंकि यह मेरिट इसी पर आधारित है। यहां पर आप 60+ के लिए प्लान नहीं करते हैं तो यह अपने आप में एक अपराध हो जाएगा। इसलिए अपराध हो जाएगा क्योंकि आपको एक सुनहरा मौका मिला है। इस बार इतनी अधिक संख्या में वैकेंसी है कि अपने दामन से बेरोजगारी का दाग धुला जा सकता। यह मौका बहुत मुश्किल से एसएससी देती है और यह मौका मिल गया है, तो इसे ग्रैब्स करने का जब अवसर आए, हम उसमें कोई चूक कर जाएं तो पश्चाताप बाद में होगा। इसलिए मैंने अपराध कहा। तो क्यों ना अभी से ही एक एक चीजों पर बारीकी से सोचा जाए, काम किया जाए और अगले 70 दिन हमारे लिए डू और डाई की सिचुएशन हो जाए, करो या मरो वाली स्थिति, कि 70 दिन हमने अगर बहुत कटिबद्ध होकर के, बहुत प्रतिबद्ध होकर के काम किया, लगन के साथ काम किया, दिन रात एक कर दिए, तो कहीं ना कहीं परिणाम हाथ में होगा। तो वर्षों की तपस्या का परिणाम सामने आ जाएगा यदि बच्चों आपने अगले 70 दिन की कार्य योजना बहुत ढंग से बनाई और उस पर अमल किया। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है, बड़े बड़े धुरंधर अपनी रणनीतिक गलतियों से भी अपनी क्षमताओं के अनुरूप कार्य न कर पाने के कारण भी विफल हो जाते। इतिहास इस बात का गवाह। जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें कई ऐसे रोचक प्रसंग भी आते हैं जहां पर आप देखते हैं कि एक क्षमतावान व्यक्ति भी रणनीतिक गलती कर बैठा। भारत का इतिहास ही उठा लीजिए बच्चों, आपको शायद कहानी याद हो कि हिंदुस्तान की सत्ता पाने के लिए यूरोपीय शक्तियां भी आपस में लड़ रही थी, क्योंकि यूरोपीय शक्तियों को यह लग गया था कि हिंदुस्तान में जो राजनीतिक अस्थिरता है, हिंदुस्तान में जो राजनीतिक एकता का अभाव है, उसका लाभ हम उठा सकते हैं। आए थे वो व्यापार करने, लेकिन यहां के अवसर का लाभ उठाकर वो सत्ता में आना चाहते, राजनीतिक सत्ता हथियाना चाहते। और इस कोशिश में ऐसा नहीं कि अंग्रेज ही लगे थे, आप जानते हैं कि अंग्रेजों के कट्टर दुश्मन फ्रांसीसी भी लगे थे। और एक मजेदार कहानी यह है कि फ्रांसीसियों ने शुरुआत में इस मामले में बड़ी सफलता भी पाई और एक ऐसा योग्य व्यक्ति यहां भारत में मौजूद था, फ्रांसीसियों का कमांडर, जिसने वो गेम प्लान किया जो रंग दिखाना शुरू कर चुका था। आप समझ गए होंगे मेरा इशारा डुप्ले को लेकर है। डुप्ले की कार्य योजना भारतीय राज्यों या रियासतों की राजनीति में दखल देने की थी और उसकी कार्य योजना काफी हद तक सफल भी हो रही थी। कर्नाटक की लड़ाई यही तो इतिहास का एक प्रसंग है जिसमें आप देखते हैं कि किस तरह से डुप्ले ने कर्नाटक के नवाब की गद्दी को लेकर चंदा साहब और उधर निजाम के बेटे और भांजे में हैदराबाद की सत्ता को लेकर जो लड़ाई थी उसमें मुजफ्फर जंग को अपने साथ खड़ा कर लिया था और इसी का लाभ उठाकर वो हिंदुस्तान में फ्रांसीसियों का दबदबा बनाने वाला था। लेकिन यहां फ्रांस की सरकार एक रणनीतिक भूल कर बैठी और उसने डुप्ले जैसे ऐसे शख्स को जो इतना बेहतर प्लान लेकर आगे बढ़ रहा था उसे भारत से वापस बुला लिया, सिर्फ यह मानकर कि डुप्ले की कारगुजारियों के कारण इंग्लैंड और फ्रांस में तनाव की स्थिति। डुप्ले को वापस बुलाना यह अंग्रेजों के लिए स्वर्णिम मौका था और फ्रांसीसियों की एक बहुत बड़ी भूल साबित हुई,
क्योंकि जो काम डुप्ले ने शुरू किया वही करके रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल में जाकर अपनी राजनीतिक सत्ता बना ली। तो वही कहना चाहता हूं कि कई बार क्या होता है कि हम परिश्रम खूब करते हैं, मेहनत खूब करते हैं, लेकिन रणनीति हमारी सही नहीं होती है और हमें विफलता या निराशा हाथ लगती है। लेकिन बच्चों, अब आप ऐसी दहलीज पर खड़े हैं जहां पर इसकी गुंजाइश नहीं है। मैंने कहा गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है। आप एसएससी में इस बार नौकरी पाने का एक सुनहरा मौका देख रहे हैं और आप प्रीलिम्स का एग्जाम पास करके तब मेंस की तैयारी में लगने जा रहे हैं। आप टियर 1 को लेकर इंश्योर हो चुके हैं कि सर पेपर बहुत अच्छा हुआ, हमें मेंस करना ही करना। यह सेशन ही उन बच्चों के लिए जो टियर 2 को लेकर के डेडिकेट हो चुके हैं कि हमें करना है सर। तो मैंने आज के इस स्ट्रेटजी सेशन में यह बताने की कोशिश की है कि जीएस में क्या क्या है जो आपको तैयार करना। जीएस का मतलब यहां क्या, तो एक नजर आप फिर से डाल सकते हैं बच्चों। ये 6 विषय आपको तैयार करने हैं, जिसमें पहला विषय इतिहास और संस्कृत लिखा है। इसका मतलब यह नहीं कि यही पहला, आप सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। ये तो मेरे जहन में जो आता गया मैं लिखता गया। सबसे पहले इतिहास और संस्कृत को मैंने आपके जीएस पाठ्यक्रम का एक कंपोनेंट माना। तो आप हिस्ट्री से शुरू करें या ज्योग्राफी से शुरू करें या सिविक्स या पॉलिटी पढ़ना शुरू करें, इससे फर्क नहीं पड़ता। आप यहां पर बस ये ध्यान रखें कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कौन कौन से सेगमेंट्स हैं जो कवर करने हैं। तो हिस्ट्री एंड कल्चर एक पार्ट होगा। इसमें आप यहां पर एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न के साथ साथ मैं कह रहा हूं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। और फिर इसके बाद भूगोल के सेगमेंट में भी आप फिजिकल ज्योग्राफी, वर्ल्ड रीजनल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी तो पढ़ते ही हैं। हो सके तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी पर थोड़ा सा सेपरेट वर्क कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा नहीं, एक आध प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। हां, आपके मन में यह भी एक प्रश्न हो सकता है कि सर किस सेगमेंट से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे। यह तो तय कर पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन तब भी मैं यह कह सकता हूं कि लगभग 4 से 5 प्रश्न यहां से आने की पूरी गुंजाइश है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो भूगोल से भी मैं मानता हूं कि लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो सामान्य विज्ञान से भी मैं मानता हूं कि लगभग 4 से 5 प्रश्न पूछे जाने की पूरी गुंजाइश है। देखिए, साइंस टेक में जरूरी नहीं है कि आपसे कोई इस पर बहुत ज्यादा थ्योरेटिकल पार्ट पूछे, लेकिन ये मैंने सिर्फ इसलिए आपको बताया है कि आप जो करंट इवेंट्स पढ़ते हैं, समसामयिक घटनाएं, तो कई बार बच्चों आप करंट इवेंट्स पढ़ते समय, करंट अफेयर्स पढ़ते समय केवल नेशनल और इंटरनेशनल इश्यूज में कुछ पॉलिटिकल मैटर्स को ही फोकस करके छोड़ देते हैं। राजनीतिक मुद्दों पर या आर्थिक मुद्दों पर गौर करते हैं और छोड़ देते हैं। आप उन मुद्दों को भी ध्यान में रखिएगा जिसका कंसर्न साइंस टेक से हो या जिसका कंसर्न एनवायरमेंटल पार्ट से हो, पर्यावरणीय विषयों से हो। वो चाहे पर्यावरण को लेकर के कोई सम्मेलन हुआ हो, चाहे पर्यावरण को लेकर कोई वैश्विक स्तर पर चिंताएं व्यक्त की गई हो, कोई प्रोटोकॉल बना हो, या फिर इसी तरीके से ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कोई नई खोज हुई हो, कोई नई उपलब्धि अर्जित की गई हो। जैसे अभी कोरोना संकट का दौर था, तो कोरोना के मामले में हो सकता है कोई चिकित्सीय व्यवस्था प्रणाली बनी हो, उसके बारे में कुछ पूछ लिया जाए आपसे। तो मेडिसिन साइंस में, मेडिसिनल साइंस में, चिकित्सा विज्ञान में अगर इस संदर्भ में कोई उपलब्धि मिली तो उस पर भी आप जानकारी लेंगे, क्योंकि ये रिसेंट अपडेट आपके मेंस के पेपर का हिस्सा बन सकता है। कहने को तो कुछ लोग यहां तक भी अंदाजा लगा रहे थे कि सर आईआर वगैरह भी आ जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन। भाई ये यूपीएससी का पेपर तो नहीं हो सकता। एसएससी के पेपर सेटर ये तो माइंड सेट बनाकर ही चल रहे होंगे कि ये बच्चे जिस लेवल पर परीक्षा दे रहे हैं, जिस लेवल पर तैयारी कर रहे हैं, उनका अप्रोच कहीं ना कहीं यूपीएससी से डिफरेंट होगा ही होगा। क्योंकि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में पेपर का जो स्टैंडर्ड होता है, जो अप्रोच होता है, नो डाउट वो अपने आप में बहुत अलग होता है, बहुत ही स्तरीय होता। लेकिन एसएससी में अभी तक जो परीक्षा हुई है, अगर मैं पिछले हाल फिलहाल के 2-3 साल के प्रश्न पत्रों को छोड़ दूं तो बड़े सतही स्तर के प्रश्न आते थे,
जैसे इसी बार टीयर 1 एग्जाम में शुरुआत में आप देखिएगा, शुरू के 4-5 दिन बड़े सतही स्तर के प्रश्न पूछे गए, बहुत सरल तरीके से ही प्रश्न थे, बहुत ही फैक्चुअल या बहुत इंफॉर्मेटिव बेस्ड क्वेश्चन थे। लेकिन आगे जैसे जैसे परीक्षा के दिन गुजरे, आगे का चरण आता गया, पेपर का स्टैंडर्ड भी इन्होंने बढ़ाया। हालांकि इसमें कई बार बच्चों के साथ इनजस्टिस का डर होता है, लेकिन आजकल एक ट्रेंड है नॉर्मलाइजेशन का, एक नया पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, नॉर्मलाइजेशन, और इस कारण से मार्क्स अपग्रेड होते भी। तो अब साइंस पे भी लगभग हम उम्मीद करते हैं 4-5 प्रश्न आएंगे। ऐसे इंडियन पॉलिटी पर भी मैं मानता हूं लगभग 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। कमोबेश यही स्थिति आपको इकोनॉमिक्स में भी मिलेगी। यहां से भी हो सकता है कि आपसे 2 प्रश्न या 3 प्रश्न पूछ ही लिया जाए। फिर इसी तरीके से समसामयिक घटनाओं से लेकर हमेशा 4-5 प्रश्नों की गुंजाइश बनी ही रहती है। अब अंत में यहां पर मैं एक सेगमेंट आपके सामने और जिक्र करना चाहूंगा, जिसे आप देख कर जाएंगे, तो वो सेगमेंट है स्टैटिक जीके। इसे आप करंट अफेयर्स में जोड़ सकते थे, लेकिन मैंने इसलिए करंट अफेयर्स में नहीं रखा क्योंकि ये उससे कंटेंट वाइज अलग है। स्टैटिक जीके की मैं बात करूं, यानी परंपरागत सामान्य ज्ञान। परंपरागत सामान्य ज्ञान, देखिए जो परंपरागत सामान्य ज्ञान है, स्टैटिक जीके है, ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट डोमेन में फिट नहीं किया जा सकता। इसके प्रश्न को आप ये नहीं तय कर सकते कि ये इतिहास का ही प्रश्न है, भूगोल का प्रश्न है, पॉलिटी का प्रश्न है। ये अपेक्षा की जाती है कि एक पढ़े लिखे व्यक्ति से सामान्य स्तर पर जो जानकारी मांगी जाए वो सबको इसकी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपसे प्रश्न पूछा गया कि माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन सी थी, तो यह प्रश्न चाहे आज आपकी परीक्षा में पूछा जाए, चाहे आज के 10 साल बाद पूछा जाए, और चाहे 10 साल पहले पूछा गया था, इसका उत्तर नहीं बदलेगा। जिसका उत्तर परंपरागत तौर पर निर्धारित हो चुका है, अब नहीं बदल सकता है, क्योंकि पहला कीर्तिमान तो उन्होंने ही बनाया। तो इस प्रश्न का उत्तर हमेशा यही रहने वाला, आज के 10 साल बाद भी इसमें कोई अपडेशन नहीं होगा कि भाई नहीं एक और महिला चढ़ गई थी तो पहला वो नहीं ये हो गई, पहला तो पहला। और दूसरी बात जो मैंने कही कि इस प्रश्न को आप ये कह दें हिस्ट्री सब्जेक्ट से आया, ये ज्योग्राफी से आया, ये पॉलिटी से आया, ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता। ये सामान्य ज्ञान पर आधारित चीज हो सकती। तो इसलिए यहां पर ऐसे विषयों से पूछे जाने वाले प्रश्नों को स्टैटिक जीके कहते हैं। और एसएससी में इन प्रश्नों का चलन काफी बढ़ा है, तो मैं मानता हूं मेंस में भी इससे 2-3 प्रश्न रहने के पूरी गुंजाइश है, इससे कम तो नहीं होना चाहिए। तो जो मैंने यहां आंकड़े आपके सामने रखे हैं वो कोई ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कंक्रीट है, उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, लेकिन एक अंदाजा मैंने अपना आपके सामने रखा कि इस तरीके से आपका एक प्रश्न पत्र डिजाइन किया जा सकता। अब जरा बात करते हैं कि इसकी तैयारी की हम रणनीति क्या रखें। इन सभी विषयों के बारे में तो हम जान गए, लेकिन इसको पढ़ने की रणनीति क्या रखें। तो बच्चों एक बात नोटिस करिएगा कि सबसे पहले आपको रणनीति बनाते समय यह ध्यान देना है कि हमारे पास रिसोर्स क्या, हमारे पास संसाधन क्या है। रिसोर्स का मतलब यहां पर इस बात से नहीं कि आपके पास कौन सी किताबें हैं, आपके पास कितना पैसा, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं बात कर रहा हूं कि आपके पास समय कितना। यहां पर तो आपके लिए सबसे बड़ा रिसोर्स आपका टाइम ही है। और मैंने अभी थोड़े देर पहले ही इस बात का जिक्र किया था कि मैं मानकर चलता हूं लगभग 70 दिन का समय है। तो आपको इसी के अनुरूप तो अपनी कार्य योजना निर्धारित करनी है। यह आपका एक टारगेट है कि 70 दिन में हमें इतने विषय तैयार करने, यानी इसी में आपको हिस्ट्री भी कंप्लीट करनी है, इसी में आपको ज्योग्राफी भी कंप्लीट करनी है, इसी में आपको पॉलिटी भी कंप्लीट करनी है, इसी में आपको इकोनॉमिक्स भी कंप्लीट करना है, इसी में आपको यहां पर जनरल साइंस भी पढ़ना है, इसी में आपको यहां पर
करंट अफेयर्स भी तैयार करना है और इसी में आपको स्टैटिक जीके भी कंप्लीट करना है। और फिर केवल इतना ही नहीं है, मैथ्स अलग एक विषय आपको पढ़ना है, रीजनिंग अलग एक विषय आपको पढ़ना है, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन अलग आपको पढ़ना है, कंप्यूटर अलग पढ़ना है। तो बच्चों चुनौती बड़ी है, इतना आसान नहीं है, लेकिन इतना कठिन भी नहीं है, क्योंकि यह कार्य आप आज नहीं शुरू कर रहे हैं। आप पढ़ाई तो वर्षों से कर रहे हैं, तैयारी तो आपकी पहले से चल रही है। और मैंने कहा ऐसा भी एसएससी ने नहीं किया है कि उसने आपको पहली बार मेंस इंट्रोड्यूस किया और कहा सब्जेक्टिव पेपर होगा, क्योंकि एसएससी की तैयारी करने वाले बच्चे जो पिछले पूरे वर्ष से तैयारी में लगे थे, या कई तो ऐसे हैं जो 2-2 वर्षों से तैयारी में लगे हैं, वो तो ऑब्जेक्टिव नेचर में ही पढ़ना सीखते हैं, ऑब्जेक्टिव नेचर में ही अपनी पूरी पढ़ाई फोकस करते हैं। तो अचानक अगर सब्जेक्टिव पेपर इंट्रोड्यूस होता तो उनके लिए तो मुश्किल ये हो जाता कि एक तरफ प्री आ गया और फिर बहुत कम दिनों बाद मेंस होता। तो इतने कम दिन में सब्जेक्टिव नेचर में इन विषयों की तैयारी करना तो बहुत चुनौतीपूर्ण होता। लेकिन इसलिए चुनौती यहां पर सीमित है, या हम कह सकते हैं कि हम बहुत आराम से इस चुनौती को पार पा सकते हैं, क्योंकि एमसीक्यू फॉर्म में ही पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव नेचर में ही एग्जाम होगा। तो जो हम प्रीलिम्स की तैयारी में कर रहे थे, टीयर 1 की तैयारी में कर रहे थे, बस उसके पढ़ने का थोड़ा सा अप्रोच बदलना है, थोड़ा एडवांस लेवल पर जाकर चीजों को देखना है, तैयारी हमारी बेहतर हो जाएगी। तो अब इन 70 दिनों में सभी विषयों के लिए आपको कार्य योजना बनानी है। थोड़ा सा कोशिश आपको यह करना होगा कि करंट अफेयर्स एक ऐसा सेगमेंट है जिस पर मैं कहूंगा डेली वर्क करिएगा, बहुत ज्यादा नहीं, आप आधे घंटे भी करंट अफेयर्स पर डेली मैनेज कर लेते हैं तो 70 दिन आपके लिए बहुत है। लास्ट के 4-5 दिन जब बचेंगे तो केवल करंट अफेयर्स पर लास्ट में फोकस कर लीजिए, वो भी दिक्कत नहीं। लेकिन अभी शुरुआत में करंट अफेयर्स के कुछ सेगमेंट को आप डेली थोड़ा थोड़ा टच करते रहें तो ज्यादा बेहतर रणनीति रहेगी। इकट्ठे सारा डोज ले लेने से कई बार क्या होता है, उलझाव की स्थिति बन जाती। जैसे मान लीजिए आपने राष्ट्रीय मुद्दे उठाए, तो आपने राष्ट्रीय मुद्दों पर, नेशनल इश्यूज पर कुछ महत्वपूर्ण बातें यहां जोड़ दी। जैसे अभी जम्मू कश्मीर को लेकर के जो मुद्दा था, अनुच्छेद 370 का मुद्दा, नागरिकता को लेकर मुद्दा था, या फिर भारत में जो नए केंद्र शासित प्रदेश बने, जम्मू कश्मीर राज्य के दर्जे के समाप्त होने के बाद फिर 2 केंद्र शासित प्रदेशों का मर्जर हुआ। ये राजनीतिक मुद्दे जब आप पढ़ रहे होंगे, कुछ इस तरह के प्रसंगों को पढ़ते समय, जैसे पॉलिटी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि आप जब करंट के इन टॉपिक को टच कर रहे होंगे और पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो दोनों कोरिलेट कर पाएंगे, लिंक कर पाएंगे। फिर इसी तरीके से मैं कहूंगा स्टैटिक जीके के लिए भी हो सके तो डेली ही एक काम करने की कोशिश करिए। इस पर भी डेली आपको कुछ ना कुछ वर्क करना होगा। जैसे एक दिन आपने आधे घंटे के लिए एक टॉपिक डिसाइड किया कि आज इंडिया के क्लासिकल डांस, क्लासिकल लैंग्वेज, क्लासिकल म्यूजिक, इन सब के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते कि भारत में कौन कौन सी शास्त्रीय भाषाएं हैं, कौन सी ऐसी 6 भाषाएं हैं जिनको शास्त्रीय भाषा कहा जाता है, किस भाषा को कब शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पर कौन कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं, किस राज्य में ये शास्त्रीय नृत्य पारंपरिक रूप से वहाँ से जोड़े जाते हैं, कौन कौन से शास्त्रीय गायन हैं। इन सब बातों को आप यहाँ पर स्टैटिक जीके के अंतर्गत टॉपिक वाइज अलग अलग दिनों के अनुसार रणनीति बना सकते हैं। बाकी जब आप इतिहास पढ़ना शुरू करें तो उस पर भी इसी अनुरूप एक कार्य योजना ये रखें कि बाकी विषय छोड़ के फिर हो सकता 8-9 दिन में आप पूरी हिस्ट्री कवर कर लें। अब कैसे करेंगे? तो देखिए, इसमें मेरी अपनी कार्य योजना क्या रहेगी, मैं थोड़ा सा उसको भी बताना चाहूंगा बच्चों। मेरी अपनी कार्य योजना ये रहेगी इतिहास को लेकर कि जैसे इसका मान लीजिए एक सेगमेंट है एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत। तो एंशिएंट इंडिया में मैं ऐसा नहीं करने वाला कि हम पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर इस सीक्वेंस में बढ़े। मुझे यह करना होगा कि कौन से चैप्टर्स इतने अहम हैं जिससे ज्यादा प्रश्न पूछे जाने की गुंजाइश है,
जिससे प्रश्न बन सकता है। एसएससी का एक ट्रेंड रहा है कि उसने टीयर 1 एग्जाम में इससे प्रश्न पूछे ही पूछे हैं, और जहां पर बच्चों को ज्यादा दुविधा रहती है, ज्यादा समझने में दिक्कत आती है, उन टॉपिक्स को कवर किया जाए। अदरवाइज मेरा अगर पढ़ाने का अप्रोच वही रह गया कि मान लीजिए मैंने शुरू किया, चलो पढ़ते हैं मगध साम्राज्य का इतिहास, और मैं आपसे कहूं मगध साम्राज्य का इतिहास ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी से शुरू होता है। हर्यंक वंश ने साम्राज्य की स्थापना की, निर्माण किया। हर्यंक वंश में बिंबिसार से कहानी शुरू करें और फिर बताते जाएं कि किस तरह से हर्यंक वंश के बाद आया शिशुनाग वंश, फिर आया नंद वंश, और फिर बाद में मौर्यों के हाथ में सत्ता आई। तो ये तो एक संक्षिप्त परिचर्चा परिचय के लिए हो सकती है, लेकिन मुख्य बात इसमें यह हमें पढ़ना होगा कि अगर हम मगध साम्राज्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो मगध के साम्राज्य बनने के पीछे क्या राजनीतिक कारण थे, क्या भौगोलिक कारण थे, क्या सांस्कृतिक कारण थे। मगध ही वो भूमि क्यों थी जहां पर इतना बड़ा साम्राज्य पैदा हो सका। 16 महाजनपदों में इसमें क्या खास बात थी। यानी कुछ कॉन्सेप्ट हमें वहां से सीखना होगा। यह जानना होगा कि उस समय उत्तर भारत में जो गंगा के मैदानी इलाकों में बौद्धिक जागरण की जमीन थी, यानी जो एक आप कह सकते हैं समाज में नई चेतना आई थी, जात पात के विरोध में एक एंटी ब्राह्मणिकल मूवमेंट था, उसकी जमीन भी तो मगध ही थी। मगध के इलाके में ही तो इसके विरोध में एक आंदोलन खड़ा हुआ था। यानी सामाजिक संरचना में भी बदलाव कहीं ना कहीं साम्राज्य के निर्माण में भूमिका निभा रहा था। दूसरा, मगध की आर्थिक स्थिति भी तो मदद पहुंचा रही थी साम्राज्य के निर्माण में। उसके पास कुछ ऐसा एडवांटेज था जिसका लाभ उसे मिल रहा था। तो उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे जिससे अगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन फ्रेम किए जाएं तो आप उत्तर दे सकें। बाकी बिंबिसार का उत्तराधिकारी कौन था, यह बच्चों आपने तैयार कर रखा। केवल इंफॉर्मेशन दे देना, फैक्ट दे देना, अब मेरी ये ड्यूटी यहां इतना ज्यादा नहीं रहेगी। मैं ये मान कर चलूंगा कि आप सब टीयर 1 परीक्षा अगर पास करके आए हैं तो आप में कुछ क्षमताएं हैं कि आप बहुत अच्छे से उस टॉपिक को जानते हैं। ये थोड़ी पढ़ाना मेरे लिए बहुत बड़ा अब यहां उद्देश्य है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, बल्कि हम ये डिस्कस करेंगे कि महात्मा बुद्ध किस तरीके से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और बौद्ध धर्म के उदय के पीछे कौन कौन से प्रमुख कारण जिम्मेदार। वो कौन सी ऐसी व्यवस्था थी जिसके खिलाफ समाज में रोष था, और महात्मा बुद्ध ने समाज के इस नब्ज को समझते हुए किस तरह से उसे एक रास्ता दिखाया, और इसलिए उनकी लोकप्रियता समाज में इतनी ज्यादा हुई। तो कॉन्सेप्ट के साथ चीजों को रिलेट करके हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे कि वो टॉपिक थोड़ा आसान भी लगे, और जो फैक्चुअल पार्ट है, जो तथ्यात्मक जानकारी है, वो आपको मैं केवल एक इशारा कर दूंगा कि ये सब आप सब पढ़ लीजिएगा, और हो सका तो आपके लिए खुद मैं अपने डेवलप किए नोट सामने रख दूंगा कि आप इसको फॉलो ऐसे कर लीजिए, वो काफी होगा। तो आपको मुख्य तौर पर अब क्या करना है, क्योंकि पाठ्यक्रम बहुत विशद है, सिलेबस बहुत बड़ा। अब पता चला कि मैं एक एक चैप्टर के अनुसार काम करना शुरू करूंगा तो इतिहास पूरा, केवल भारतीय इतिहास लगभग 32-33 अध्यायों में पाठ्यक्रम बटा। हमें कवर करना है पूरी हिस्ट्री को 8 से 9 दिन में, क्योंकि कुल मिलाकर 70 दिन की अपनी कार्य योजना रखनी होगी। हमें मानकर चलना होगा कि मार्च में परीक्षा होगी, क्योंकि अगर ये टारगेट सेट नहीं करेंगे और कहीं परीक्षा मार्च में शुरू हुई, देखिए लेट हो जाए वो अलग बात है कि आपके लिए फिर यहां पर हम तुरंत इसमें मॉडिफिकेशन करेंगे। अगर जल्दी होता है तो भी मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, और अगर लेट होता है तो मॉडिफिकेशन सिर्फ ये कर लेंगे कि एक बार सरसरी तौर पर पूरे पाठ्यक्रम का गहन अध्ययन कर लिया जाए, और उसके बाद फिर हम प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से उसे और पुख्ता करने की कोशिश करें। तो समय मिल गया तो कुछ ना कुछ नई कार्य योजना इसमें जोड़ देंगे, लेकिन फिलहाल हमें यही करना होगा कि गिने चुने दिनों में हमें संपूर्ण पाठ्यक्रम को गहनता से एक बार देखना होगा, और इसके लिए आपको थोड़ा सा चयनात्मक दृष्टिकोण रखना होगा, सेलेक्टिव अप्रोच बनाना होगा। सेलेक्टिव अप्रोच का मतलब यहां पर यह हुआ कि जिन टॉपिक्स को लेकर के प्रश्न बनने की गुंजाइश ज्यादा है, जो बहुत अहम टॉपिक्स हैं, और इसके साथ साथ यहां पर जिन टॉपिक्स में कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत करते हैं, समझने में दिक्कत आती है,
उन पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे मैं जानता हूं आप सब मध्यकालीन भारतीय इतिहास में जब भी अध्ययन करते हैं तो पता चलता है पूर्व मध्यकाल के बहुत सारे राजनीतिक घटनाक्रम आप कभी टच भी नहीं करते। जैसे सामंतवाद के बारे में जानकारी भी नहीं रहती ठीक से, या जब हम सल्तनत काल पढ़ते हैं तो सल्तनत काल में केवल हम राजवंशों के इतिहास तक सिमट कर रह जाते हैं। सल्तनत कालीन प्रशासन पर प्रश्न आ सकता, इक्ता प्रणाली क्या थी पूछ लिया तो दिक्कत हो जाएगी। या फिर मुगल काल में जागीरदारी व्यवस्था क्या थी, या फिर शेरशाह सूरी की भू राजस्व प्रणाली क्या थी। तो ऐसे ऐसे मुद्दे हैं, ऐसे ऐसे टॉपिक हैं जहां पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि मैं एसएससी के पेपर का विश्लेषण करके यही देख रहा था कि इसमें जो प्रश्नों की प्रकृति है, जैसे इस बार आप देखिए सीपीओ के एग्जाम में मैं देख रहा था कि एसएससी ने, टीसीएस ने प्रश्न बनाया और मुगल मनसबदारी सिस्टम पर क्वेश्चन पूछे, जात सवार को लेकर प्रश्न पूछा, यहां तक कि पोलज, परती, चाचर, बंजर जैसे टर्म्स यूज किए गए प्रश्नों में और पूछा गया है इनके बारे में। अकबर की दहसाला प्रणाली पर प्रश्न पूछा गया। तो ये एक इंडिकेशन है कि मुख्य परीक्षा में प्रश्नों का स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा, तो हमें भी उसी तरह की कार्य योजना पर आगे बढ़ना हो। जैसे चलिए हम एक बार परखने की कोशिश करते हैं कि आप सब जो टीयर 1 एग्जाम की तैयारी करके गए थे, जिस ढंग से पढ़कर गए थे, अगर मेंस का पेपर आपको अभी देना हो, क्या उसके बेस पर आप प्रश्न हल कर सकते हैं? मैंने आपके सामने एक सैंपल पेपर डिजाइन किया है सिर्फ ये बताने के लिए कि आपको पता लगे कि प्रश्नों का स्तर कैसे बदलेगा। और सबसे खास बात है ये वही टॉपिक्स हैं जो आप पढ़कर गए थे टीयर 1 देने, बस केवल प्रश्नों की शैली बदली। तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या आप इस तरह के प्रश्नों को हल करने की स्थिति में हैं? आप सब उत्तर देने का प्रयास जरूर करिएगा। चलिए पहला प्रश्न शुरू करते हैं। तो ये एक सैंपल पेपर है मेंस के लिए, ऐसे ही सैंपल पेपर मैं आपके लिए और डिजाइन करूंगा। ये सिर्फ आज एक नमूना आपके सामने, आप देख सकें कि ऐसे प्रश्न आएंगे। जैसे पहला प्रश्न पेपर का आप देखिए क्या लिखा है, कंसीडर द स्टेटमेंट्स 1 and 2 ऑन द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन ऑन द ग्लोब एंड चूज द करेक्ट आंसर। यानी ये प्रश्न किस पर बेस्ड है आप गौर कर रहे होंगे, लिखा है सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक। और फिर कह रहा है इस पर 2 स्टेटमेंट हैं 1 and 2, इसको पढ़िए और फिर बताइए कि करेक्ट क्या है। तो ये कह रहा इट डिवाइड्स द डे फ्रॉम नाइट ऑन द ग्लोब, ये दिन और रात को ग्लोब पर विभाजित करती है। इट कोइंसाइड्स विद द एक्सिस, ये जो एक्सिस है अर्थ का, इमेजिनरी एक्सिस, उससे कोइंसाइड्स है, यानी उसी पे मिल जाती है। और फिर यहां पर स्टेटमेंट के आधार पर आप देखिए ऑप्शंस क्या है कि केवल एक सही है, दूसरा गलत है। ये कह रहा है पहला गलत है, दूसरा सही है। जरा इसको हिंदी में भी देख लें, नहीं हिंदी माध्यम के छात्र नाराज हो रहे होंगे। ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त के संबंध में दिए गए कथनों 1 और 2 पर विचार करें और सही उत्तर चुने। तो ग्लोब का प्रश्न यानी भूगोल से रिलेटेड प्रश्न है, ग्लोब पर आधारित है, और प्रदीप्त वृत्त से रिलेटेड प्रश्न पूछ रहा है। तो बच्चों अभी तक आपके मन में क्या था कि ग्लोब पर आएगा तो पूछेगा आकार कैसा है पृथ्वी का, अक्षांश देशांतर क्या, लेकिन ये मुख्य परीक्षा का प्रश्न हो सकता है, ऐसा डिजाइन किया जाए। अब ये मत कहिएगा सर ये तो बड़ा कठिन प्रश्न ले आए हैं, क्योंकि अगर कठिन कहेंगे तो बड़ी हास्यास्पद स्थिति हो जाएगी। ये प्रश्न तो बच्चों क्लास 6 की ज्योग्राफी की बुक का है। मुझे अगर आप विश्वास नहीं करते हैं तो मैं प्रमाण देने के लिए कहता हूं, जाइए एनसीईआरटी की क्लास 6 वाली एक बुक खरीदिएगा जिसका टाइटल मिलेगा पृथ्वी हमारा आवास। कक्षा 6 में बच्चों को एक किताब पढ़ाई जा रही और उसमें इसका चित्र भी मिल जाएगा जो प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं। और नहीं दे पा रहे हैं तो सोचिए, जा रहे हैं मेंस की परीक्षा देने और कह रहे हैं कठिन आ रहा है, 6वीं का प्रश्न का उत्तर नहीं हो पा रहा। तो यही कहना चाहता हूं कि आपको थोड़ा सा यहां पर बच्चों कॉन्सेप्ट के साथ आगे बढ़ना होगा कि ग्लोब के प्रदीप्त वृत्त पर अगर प्रश्न आ रहा है, बड़ा जनरल सा क्वेश्चन, ये कह रहा है ग्लोब पर दिन और रात को विभाजित करता है, ये वृत्त अक्ष के साथ मिल जाता है। तो जब आप इस किताब को खोलकर पढ़ेंगे आप देखेंगे इसमें ग्लोब भी बना है और इसके साथ साथ ये बताता है कि यहां पर किस तरीके से पृथ्वी का जो काल्पनिक अक्ष है वो अलग है और प्रदीप्त वृत्त अलग है, नहीं मिलता।
तो दरअसल इसका उत्तर आपको यह मिलेगा कि ये स्टेटमेंट गलत लिखा है और बाकी स्टेटमेंट सही। यहीं से आंसर आ गया, तो आप कहेंगे इसका मतलब पहला सही है दूसरा गलत है, तो ऑप्शन ए लगाना। तो कुछ इस तरीके से है कि जब हम यहां पर ग्लोब बनाते हैं तो इसमें यह देखते हैं कि पृथ्वी का जो काल्पनिक अक्ष है वो टिल्टेड है, इस तरीके से वो झुका हुआ। आप सब जानते हैं कि ये 23.5 डिग्री का झुकाव लेता है, जहां पर सीधा होना चाहिए वहां से 23.5 झुक जाता है ये। जबकि जब हम प्रदीप्त वृत्त की बात करते हैं तो प्रदीप्त वृत्त ये आधा हिस्सा पूरा वो हो जाता है जहां सनलाइट पड़ रही है, ये आधे हिस्से पर, जैसे अगर सूर्य से मान लीजिए रोशनी आ रही है तो पृथ्वी के जिस आधे हिस्से पर ये पूरी रोशनी पड़ रही है ये हम कह सकते हैं डे का टाइम हो गया, और जिधर रोशनी इसके पीछे वाले भाग पर रोशनी नहीं पड़ रही है नाइट का समय। तो दिन और रात को विभाजित करने वाली जो ये रेखा है इसी को कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन, प्रदीप्त वृत्त कहते हैं, क्योंकि ये सर्कल बनेगा, ये लाइन नहीं। ग्लोब पर जैसे सामने ये लाइन आपको दिख रही, इसको पूरा आप बनाएंगे तो एक सर्कल बनेगा, तो इसे प्रदीप्त वृत्त कहा जाता है। आधे हिस्से पर डे आधे हिस्से पर नाइट। तो बिल्कुल सही लिखा था वहां पर कि ये दिन और रात को विभाजित करती है। लेकिन आप खुद देख सकते हैं मैंने अभी क्या कहा, हमारा जो इमेजिनरी एक्सिस है ये सीधा नहीं है, टिल्टेड है, झुका हुआ। तो जब कोई चीज झुकी है, ये एक्सिस ये रहा, ये सर्कल ये रहा, तो कहां मिल रहा है दोनों। जबकि स्टेटमेंट क्या लिखा आप देखें, स्टेटमेंट लिखा है ये वृत्त अक्ष के साथ मिल जाता है या मिलता, तो गलत हो गया। तो बड़ा जनरल सा क्वेश्चन है, लेकिन यह बताना चाह रहा था कि ऐसे ही आपके पेपर में क्वेश्चंस देखने को मिल सकते। इसमें अटलांटिक महासागर के बारे में बच्चों आप देखिएगा 4 स्टेटमेंट दिए गए, 4 कथन लिखें। अच्छा, आप टियर 1 की परीक्षा में इस तरह के प्रश्नों को हल कर चुके हैं, ऐसा नहीं कि आपके लिए नया प्रश्न है, लेकिन प्रश्न पूछने का तरीका नया। जैसे सीपीओ के पेपर में यह प्रश्न आ चुका है कि मैरियाना गर्त जो सबसे गहरा गर्त है उस पर यह प्रश्न पूछा जा चुका है कि महासागरों में सबसे गहरा गर्त कौन सा। लेकिन यहां पर इन्होंने प्रश्न की फ्रेमिंग कुछ इस रूप में रखी है, मतलब मैं अनुमान करके ऐसा बता रहा हूं कि हो सकता है एसएससी ऐसा फ्रेमिंग करे कि जिसमें वो कई प्रश्न जो पूछ चुका है उसको मिलाकर क्लब करके एक प्रश्न बना दे। जैसे विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा, ये एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन यहां तो अटलांटिक ओशन के बेस पर 4 स्टेटमेंट। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा। तो आप सब जानते हैं कि प्रशांत महासागर संसार का सबसे बड़ा महासागर है, पैसिफिक ओशन। तो यह आंसर तो नहीं होगा, हमें बताना है कौन सा कथन सही है अटलांटिक महासागर के बारे में। फिर ये कहता है लगभग वृत्ताकार है, यानी एक बात और पता होनी चाहिए कि अटलांटिक महासागर लगभग एस आकार, अंग्रेजी के एस आकार में दिखाई देता। अंग्रेजी का लेटर एस जैसा दिखता है, वैसा ही अटलांटिक महासागर आप जानते। तो यह बात भी पता होगी, तब आप यहां निष्कर्ष पे पहुंचेंगे कि यह भी आंसर नहीं होगा। चलिए, दोनों बात पता है तब भी तो आंसर नहीं निकल रहा, हमें 2 बाकी भी पढ़ने। यानी हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि मैरियाना गर्त जो संसार का सबसे गहरा गर्त है यह पैसिफिक ओशन में, प्रशांत महासागर में है। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो यहां पर अगर ये 3 स्टेटमेंट पता है तब जाकर हम आंसर तक पहुंच पाते हैं कि आंसर सी होगा, कि इसकी तटरेखा अत्यधिक दंतुरित और अनियमित। अब दंतुरित तटरेखा क्या है, यह भी आपके लिए एक प्रश्न हो सकता है, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि अब जब आप विषयों की तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा अप्रोच पढ़ने का ऐसा रखेंगे। कुछ और प्रश्नों को ऐसे ही हल कर लेते हैं। जैसे देखिए सामने एक प्रश्न और है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहलाता। यह तो सरल प्रश्न है, आपने ऐसे प्रश्न देखे ही होंगे, सीजीएल में आए भी हैं। जैसे मार्ले मिंटो सुधारों को लेकर प्रश्न अभी इसी बार है।
तो हो सकता है कि ऐसे ही कुछ प्रश्न मिलते जुलते आपसे आगे भी पूछे जाएं कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कौन सा अधिनियम। तो 1909 में जो आया मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहलाता है। क्यों? क्योंकि उस समय लॉर्ड मार्ले भारत सचिव थे, मिंटो भारत के वायसराय थे, यहां मॉन्टेग्यू भारत सचिव हैं और चेम्सफोर्ड यहां पर भारत के वायसराय। तो इन दोनों के प्रयासों से ही इसकी ड्राफ्टिंग हुई थी, यह कानून जो भारत में आया। तो ये 1919 का अधिनियम। तो इस तरह से बच्चों ये सैंपल क्वेश्चन आपको एक आइडिया देता है कि मेंस का पेपर कुछ इस तरह से डिजाइन हो सकता। जैसे एक प्रश्न और लिया जाए, भूगोल में आप एक टॉपिक पढ़ते हैं ज्वार भाटा के बारे में, टाइड्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये कहता है कि टाइड्स, जब हाई टाइड्स आता है तो इससे शिप को फायदा क्या मिलता है, उसके बारे में स्टेटमेंट है कि कैसे ये हार्बर तक पहुंचने में शिप को हेल्प करते हैं। और दूसरी तरफ यहां पर ये कहता है फिशरमैन जो होते हैं, जो मछली पकड़ने वाले लोग हैं, मछुआरों को, उन्हें इससे नुकसान होता है, प्रॉब्लम होती है, मछलियां दूर चली जाती हैं तटों से। तो ये जो दो स्टेटमेंट हैं ये उच्च ज्वार के संबंध में है। अगर आप थोड़ा कॉन्सेप्ट जानते हैं तो इसका उत्तर आप दे पाएंगे कि जहाज बंदरगाह तक आसानी से पहुंच पाते हैं, यह बात बिल्कुल सही लिखी है। लेकिन मछुआरों को भी इससे लाभ मिलता है क्योंकि उच्च ज्वार से मछलियां वो तटीय भागों के नजदीक आ जाती हैं और मछलियां पकड़ना आसान हो जाता है। तो यह गलत लिखा है, तो आंसर ए हो जाएगा। यानी अब जब आप पढ़ेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे कि बहुत जरूरी नहीं है कि प्रश्न सीधे केवल फैक्ट बेस्ड हो। इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं। ऐसे ही यहां पर अगर आप देखें तो एयर प्रेशर को लेकर प्रश्न पूछा गया, वायुदाब को लेकर प्रश्न पूछा गया। वायुदाब के बारे में 4 कथन है और बताना है कौन सा सही है, यानी 3 गलत है। तो अब जानना सबके बारे में पड़ेगा। तो आप अगर एयर प्रेशर के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट जानते हैं तब बता पाएंगे कि यहां आंसर डी ऑप्शन होगा। यही आप मेंस की तैयारी के दौरान पढ़ेंगे तो आंसर यहां पर क्या लगाएंगे, डी ऑप्शन। फिर इसी तरीके से अमेजन बेसिन में पाए जाने वाले ब्रोमीलाइड के बारे में पूछा जा रहा। तो ब्रोमीलाइड क्या है अमेजन बेसिन में? अमेजन बेसिन आप जानते ही हैं कि दक्षिण अमेरिका के घने जंगलों का इलाका। अमेजन वहां की सबसे विशाल नदी, संसार की सबसे विशाल नदी। वाटर वॉल्यूम में आप जानते ही हैं, जल राशि के दृष्टि से संसार की सबसे विशाल नदी है। तो वैसे तो संसार की सबसे लंबी नदी नील है, नाइल, लेकिन अमेजन की विशेषता है कि यह सबसे अधिक जल राशि लेकर बहती। तो इन टर्म्स ऑफ वाटर वॉल्यूम लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। और उसी के घाटी इलाकों में आप देखते, बेसिन क्षेत्र में देखते घना जंगल पाया जाता है, अमेज़न के जंगल, जिसमें ब्रोमीलाइड नाम का एक पौधा होता है जो अपनी पत्तियों में जल को संचित रखता है। तो ये एक इशारा है कि अब आप जब भूगोल विषय पढ़ें, इतिहास विषय पढ़ें, तो पढ़ने का जो आपका अप्रोच होगा वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मॉडिफाई होना चाहिए, थोड़ा एडवांस लेवल पर चीजें आपको ध्यान देनी होंगी। फिर इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि अपर्दन पर आधारित एक प्रश्न आया, इरोजनल फीचर्स पूछा गया है। तो इसने एक टर्म यूज किया स्टैग। स्टैग्स कौन सा इरोजनल फीचर्स है? क्या ये विंड्स के द्वारा बनता है? क्योंकि इरोजन आप पढ़ेंगे, अपर्दन पढ़ेंगे जिसके अलग अलग एजेंट होते हैं। तो उन कारकों में पवन, हिमनद, समुद्री तरंग, नदी सब शामिल हैं। तो ये किसके द्वारा बनता है? तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, समुद्री तरंग। फिर इसी तरीके से देखिए बर्लिन की दीवार कब गिराई गई थी? तो अभी मैं थोड़ी देर पहले क्या कह रहा था आपसे, समकालीन विश्व इतिहास के भी कुछ प्रसंग आपको पढ़ने होंगे। बर्लिन की दीवार गिरना एक महान घटना मानी जाती विश्व इतिहास के संदर्भ में, क्योंकि आप जानते हैं जर्मनी के 2 हिस्से थे, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। तो जर्मनी के एकीकरण के इतिहास में यह घटना बहुत महान घटना मानी जाती है जो 1989 में घटित हुई। तो ये सब टॉपिक भी आपको टच करने होंगे। इसी तरीके से रूसी संसद ने सोवियत संघ से अपनी स्वतंत्रता कब घोषित की? तो सोवियत संघ का विघटन भी इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना।
शीत युद्ध के दौर का अंत हुआ, ये सब चीजें भी अब कहीं ना कहीं आपके मुख्य परीक्षा का हिस्सा हो सकती है। और इसीलिए जब हम एक बड़े एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं तो ये रिस्क नहीं ले सकते कि इन जनरल चीजों को इग्नोर कर दें। तो जब आप कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको इस तरह की चीजें भी पढ़नी होंगी कि 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी और 1991 तक सोवियत संघ का विघटन हो गया। फिर इसी तरीके से एक ऐसे प्रश्न भी आपके पेपर में रहेंगे, हालांकि ये प्रश्न ये दिखाने के लिए है कि सरल भाषा में भी प्रश्न आएंगे, सरल स्तर के भी प्रश्न आएंगे, जैसा टियर 1 में पूछने की प्रवृत्ति रही है ऐसे भी प्रश्न रहेंगे। तो एक अंदाजा यह लगाया जा सकता है कि कठिन प्रश्नों और सरल प्रश्नों का एक सामंजस्य होगा। कठिन इस अर्थ में कि थोड़ा कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी मांगी जाएगी, तथ्यात्मक जानकारी के साथ साथ अवधारणाएं आपकी कितनी स्पष्ट है इसे परखने की कोशिश की जाएगी। और इस क्रम में यहां पर आपको भी तैयारी के दौरान यह संतुलन बनाना होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप जानते एओ ह्यूम थे। तो बच्चों ये सैंपल क्वेश्चन सिर्फ ये बताने के लिए था कि आप देख सकते कैसे ही एक ही प्रश्न में 4 प्रश्नों का समावेश हो सकता है। चाहे वो अटलांटिक महासागर को लेकर अभी प्रश्न था, चाहे वो स्टैग के बारे में एक तथ्यात्मक प्रश्न था, चाहे वो यहां पर वायुदाब के संदर्भ में आपने एक प्रश्न देखा। तो यहां यही कहना चाहता हूं कि जो मुख्य परीक्षा का अप्रोच रखना है, जो दृष्टिकोण रखना है, वो ये है कि टॉपिक की समझ विकसित होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट बनना चाहिए जिससे आप उन तथ्यों को समझकर याद कर सकें। तो जो 19 तारीख से मैं आपके लिए सेशन स्टार्ट करूंगा जीएस मेंस फाउंडेशन बैच, उसमें मेरी कार्य योजना कुछ ऐसी ही रहेगी जिसमें मैं पाठ्यक्रम में बहुत सेलेक्टिव अप्रोच के साथ, चयनात्मक दृष्टिकोण के साथ और उसे गहन तरीके से अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। और हमारी कार्य योजना में 70 दिन कुछ ऐसी प्लानिंग होगी जिसमें हम पूरे पाठ्यक्रम पर नजर डाल सकें और साथ में जो अहम बिंदु है उसे अच्छे से तैयार कर सकें। बाकी अगर वक्त और मिला, परीक्षा में थोड़ा विलंब हुआ, तो प्रश्नों के अभ्यास के माध्यम से उसको और बेहतर करते जाएंगे। लेकिन हमें अपनी कार्य योजना निर्धारित करते समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि अभी हमारे पास संसाधन के नाम पर सीमित समय है और इन सीमित समयों को ही अच्छे से सदुपयोग करना। तो बच्चों, आज का ये स्ट्रैटेजी सेशन आपको सिर्फ ये बताने के लिए था कि आप अब तैयारी में लग जाइए। अभी भी आपके पास एक बेहतर मौका है और जो ये आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि अब आप अपने दामन से बेरोजगारी का दाग धुलें, उसे गंवाइए मत। अगले 70 दिन करो या मरो की स्थिति में प्रण ले लीजिए कि हम काम करेंगे और इसको परिणाम में तब्दील करेंगे। तो हम मिलकर ये एफर्ट करेंगे, कुछ अच्छा ही करेंगे। इसी उम्मीद के साथ अब मिलते हैं आगे नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सबको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।